जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। मिस्टर अंकित, काजल, उत्तम, किट्टू, आर्यन कुमार, शोभा कुमारी, शीतल यादव, नंदिनी, मिस्टर नमन, सक्सेस, तन्नू, डुगू, मोनालिशा, जर्नल उकायो, आपका नीलेश राय, सोहम सूर्यवंशी और फूलमती कुमारी, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग, पहले तो ये बताइए। और हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28 पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे 3 सेट बचे हुए हैं, जिनको हम ट्यूसडे, वेडनेसडे और आपका थर्सडे में करने वाले हैं। यानी कल 29 होगा और परसों लास्ट हो जाएगा इसका। तो आप सब लोगों को मैंने कहा था बीच में आप सब लोगों को रिवीजन का जो समय मिलेगा उसको यूटिलाइज करना और अच्छे से रिवीजन करना। तो एक बार थम्स अप करके बताइए कि हाँ, आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है। सर, बुक हमारे पास पहुंच चुकी है। बुक बहुत अच्छी है, बहुत शानदार। मैंने सभी साथियों से कहा था कि जिनके पास पुस्तक पहुंचे तो ज़रूर अपने साथियों को बताना, क्योंकि एक ही पुस्तक में साथी मैंने आपसे जो वादा किया था कि उसमें वो हमने समाहित किया है। और इस भारतवर्ष की जीएस की सिर्फ एक ही किताब में, जिसमें सबसे बेहतरीन कंटेंट हो, वो किताब अपने आयाम स्थापित करेगी और कर भी चुकी है। आप सब लोगों ने देखा और धीरे धीरे आप सब लोगों के पास वो पुस्तक पहुंच जाएगी। तो अपना ख्याल रखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले पिछले सेट के रिवीजन के 5 क्वेश्चन के आंसर आप सब लोग करेंगे। आईजीएमडी जो मैंने बताया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो कब शुरू हुआ था देश में? तो वो शुरू हुआ था 1983 में और इसके जनक थे एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है। सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन है? तो होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है, यानी कि आपका गृह मंत्रालय के अधीन आता है। होम मिनिस्ट्री के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किस मिनिस्ट्री के? होम मिनिस्ट्री के अधीन है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो इंडस रिवर के, यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? सिंधु नदी के किनारे। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? वो है छांदोग्य। कौन सा है? वो साथी छांदोग्य उपनिषद है, जो कि सबसे पुराना है। सबसे बड़ा आप सब लोगों को पता होगा, हमने आपको बताया था, वृहदारण्यक उपनिषद है। और सबसे छोटा मांडव्यूक उपनिषद है। हर्पिस रोग किस कारण से होता है? तो हर्पिस रोग वायरस की वजह से होता है। कितने लोग वायरस का फुल फॉर्म जानते हैं? थम्स अप करके बताइए। एक बार स्कोर शुभम भाई दिखा देंगे हमको। तो करमवीर भाई का स्कोर 5 है, प्रांजल खंडारे 5 है, और दीपक गोस्वामी जी 4 पर हैं, बंटी कुमार 4 पर हैं, शिवा यादव 4 पर हैं, सोनू डाबास 5 पर हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेट को। बहुत ज़्यादा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर करना। पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने है कि बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बस्तर दशहरा की बात करें तो बस्तर दशहरा साथी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। याद रख लेना किसके लिए है? ये आपका माता दंतेश्वरी के लिए है। और सबसे ज़्यादा दिन तक यही दशहरा मनता है। कितने दिन मनता है? माता दंतेश्वरी के लिए समर्पित है। और कितने दिन मनता है? 75 डेज, 75 दिन तक ये दशहरा मनाया जाता है। भारत में जितने भी दशहरा मनाए जाते हैं साथी, उन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से दशहरा से। जैसे हम आपसे पूछेंगे, मुझे बताओ कुल्लू दशहरा किस जगह पर मनाया जाता है? कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा की अगर हम बात करते हैं तो कुल्लू दशहरा मनता है हमारा हिमाचल प्रदेश में। कब? हिमाचल प्रदेश में। बहुत पुराना है, 1637 में शुरू हुआ था। मैसूर दशहरा की अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि कहाँ पर मनता है, तो मैसूर दशहरा कर्नाटक में मनता है। और ये 10 डेज का फेस्टिवल है। कितने दिन का? ये भैया 10 दिन तक मनाया जाता है। वहाँ पर एक देवी है, देवी चामुंडेश्वरी। तो देवी चामुंडेश्वरी को ये समर्पित है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैसूर दशहरा कौन सी देवी को समर्पित है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगर हम आपसे पूछे बोम्मई कालू, ये कहाँ पर दशहरा मनता है? बोम्मई कालू। बोम्मई कालू दशहरा कहाँ का है? तो बोम्मई कालू दशहरा साथी आप कहेंगे ये चेन्नई का, अर्थात तमिलनाडु में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में। हम आपसे पूछेंगे मदिकेरी दशहरा कहाँ का है? मदिकेरी। मदिकेरी दशहरा की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो ये भी कर्नाटक का है। कहाँ का है? मदिकेरी दशहरा कर्नाटक का है। कहाँ का? कर्नाटक का है। ये बात याद रख लेना। और एक कोटा दशहरा होता है, जो कि कहाँ पर मनाया जाएगा? कोटा बताइए कहाँ पर शहर है, किस राज्य में शहर है? तो कोटा दशहरा की अगर हम बात करें, कोटा, ये तो एजुकेशन के लिए जाना जाता है, तो आप सबको पता होना चाहिए कोटा कहाँ पर है। तो भैया राजस्थान में है, जहाँ पर साथी मेडिकल की तैयारी के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है ये आपका कोटा। और राजस्थान में कितने दिन तक मनता है? ये आपका 25 दिन का उत्सव है, 25 दिन का। इसके लिए एसएससी पूछ चुका है कि किस वर्ष में ये शुरू हुआ था, तो 1723 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1723 में शुरू हुआ था। आप सबको पता होना चाहिए दशहरा से ही जुड़ा हुआ एक त्यौहार रामनवमी भी है। तो एक बार मुझे आप क्या बता सकते हैं कि राम
रामनवमी जो है साथी आपका, रामनवमी मुझे बताइए एक बार, वो किस भारत के हिस्से में मनाया जाता है? क्या वो उत्तर भारत में मनाया जाता है या दक्षिण भारत में? दिखाएं एक बार क्या लिखा हुआ है साथी ने ऊपर जो लिखा है। भैया ऋग्वेद में ऋचाएं 10,552 है, लेकिन आपकी बुक में 10,600 लिखा है। कौन सा सही है दोस्त? देखो मैं इसके लिए कई बार जब हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको बताऊंगा कि ऋचाएं बहुत जगह पर 10,462 मानी गई हैं, 10,552 भी मानी गई हैं, तो उसका एक मूल, एक लगभग में याद रखते हैं 10,600। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद आप जानते हैं उसकी मूल प्रतिलिपि जो है उनके बारे में ये है कि वो खो गई थी, तो उसके लिए रचनाबद्ध तरीके से कई बार ये कहा जाता है कि इतनी ऋचाएं रही होंगी, तो वो लगभग में एक संख्या बताई जाती है। उसको कहीं भी अगर फिक्स लिख दिया गया है ना, तो फिक्स 10,600 है, ना 10,552 फिक्स है, ना 10,462 फिक्स है। लेकिन जब परीक्षा में विकल्प आते हैं तो परीक्षा में विकल्प आएंगे आपको 4,000, 6,000, 10,000, 8,000, ऐसे आसपास में विकल्प आते हैं। थम्स अप करके बताएं बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? जिन भी साथियों का ऑर्डर कैंसिल हुआ, कुछ साथियों के मैसेज मेरे पास में आए, तो ऑर्डर कैंसिल में दोस्त वो फ्लिपकार्ट की तरफ से इशू है, हम उसको किसी भी तरह से मैनेज नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह से नहीं। तो उसके लिए रियली सॉरी है ना, वो कई बार उनका अपना इशू होता है, जो पिन कोड का इशू है या किस वजह से उन्होंने किया है, उस डेटा को वही जानते हैं। ठीक है, तो बताइए, डोमर सिंह कुंवर को बाट्य नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। किनको? डोमर सिंह कुंवर को। तो पूछ रहा है कि वो किस राज्य से हैं। डोमर सिंह कुंवर आपका कहाँ से हैं? ये भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। असम से एक चर्चित नाम याद रख लेना, द्रोण भूइया। कितने लोग बता सकते हैं द्रोण भूइया का संबंध किससे है? अब अतिरिक्त बातें कोई ना करे, क्लास पे फोकस करें, सिर्फ अन्य बातें करता हुआ कोई ना मिले, क्योंकि ये चर्चित रहे थे। पद्मश्री मिला था इनको 2024 में, और साथ ही ओजापली नृत्य के लिए चर्चित हैं। तो मुझे बताइए, ओजापली नृत्य कहाँ पर, किस राज्य में होता है? ओजापली नृत्य बोल दें, या फिर इनका एक डांस और है देवधानी नृत्य, और ये दोनों ही के दोनों डांस कहाँ के हैं? एक स्टेट के हैं। तो वो एक स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। वो एक स्टेट कौन सा है, उस एक स्टेट का क्या नाम है ये आपको बताना है। एक नाम पूछा जाता उषा उत्थुप का। किसका? उषा उत्थुप। बताइए, उषा उत्थुप की अगर हम बात करते हैं तो उषा उत्थुप आपका किससे जुड़ी हुई हैं? तो उषा उत्थुप जी जुड़ी हुई हैं आपका, क्योंकि इनको पद्म भूषण मिला था 2024 में, और इनका संबंध है कि ये फॉक सिंगर हैं, लोक गायिका हैं। क्या हैं बताएंगे? पूछा जाता है प्रश्न, उषा उत्थुप कौन है, तो आप कहेंगे एक लोक गायिका हैं। ये ज़्यादा थोड़ा बोल्ड हो गया, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। लोक गायिका हैं। महावीर सिंह गुड्डू से प्रश्न आएगा, महावीर सिंह गुड्डू कौन है? महावीर सिंह गुड्डू बताइए, ये किससे संबंध रखते हैं? महावीर सिंह गुड्डू, क्योंकि जिन लोगों को पद्म पुरस्कार मिल जाते हैं उसमें कुछ नाम चर्चित होते हैं, और महावीर सिंह गुड्डू का संबंध है आपका हरियाणवी लोक संगीत से। किससे? हरियाणवी लोक संगीत। हरियाणवी जो साथी आपका लोक संगीत है उससे इनका संबंध है, और ये चर्चित रहे थे पद्मश्री 2024 से। किससे? जब इनको मिला था पद्मश्री, PS4 पद्मश्री 2024। अगर मैं कभी भी आपसे पूछ लूँ पीवी, पीवी का क्या मतलब होता है? PB तो होता है पद्म भूषण, और PV होता है पद्म विभूषण, जो कि दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ओके, अब हम आपसे एक नाम और पूछेंगे, हमें बताइए आप, जानकी लाल। जानकी लाल का संबंध किससे है? जानकी लाल बहुत चर्चित कलाकार हैं, तो जानकी लाल का संबंध है आपका राजस्थान के मांड से। किससे? राजस्थान का जो मांड नृत्य होता है, राजस्थान का जो मांड नृत्य है उससे इनका संबंध है, और कई बार इन्हीं जानकी लाल को मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। कौन चर्चित व्यक्ति हैं राजस्थान के जिनको मंकी मैन या फिर इनको बहरूपिया बाबा भी कहते हैं? क्या बोलोगे? बहरूपिया बाबा भी इनको कहते हैं, बहरूपिया बाबा। और किससे संबंध रखते हैं? तो राजस्थानी संगीत से इनका संबंध, राजस्थानी संगीत से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोरियोग्राफर थे जिन्हें भारतीय संगीत और लोक नृत्य शैलियों के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीक अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली का सृजन करने के लिए जाना जाता है, या फिर उनको आधुनिक नृत्य का जनक भी माना जाता है। बताइए, आधुनिक नृत्य यानी कि भारत में जो मॉडर्न डांस के जन्मदाता हैं, तो ये भी बात याद रख लेना, उदय शंकर हैं। आधुनिक नृत्य के जन्मदाता भी इन्हीं को कहा जाता है, आधुनिक नृत्य के जन्मदाता, फादर ऑफ मॉडर्न डांस। क्या बोलोगे? फादर ऑफ मॉडर्न डांस। इनके नाम से एक नाम देखिए किसके भाई प्रतीत होते हैं आपको? ये रविशंकर जो है ना, ये रविशंकर, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से? बताइए। सितार से। तो ये इनके बड़े भाई हैं। कौन है ये? रविशंकर के बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। और इनके नाम से एक याद रख लेना, एक उदय शंकर के नाम से एक नृत्य केंद्र भी है। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है, उदय शंकर नृत्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए। उदय शंकर,
उदय शंकर नृत्य केंद्र कहाँ पर है? तो उदय शंकर जो नृत्य केंद्र है वह है आपका कोलकाता में। कहाँ पर है वो भैया? आपका कोलकाता में स्थित है। ये हम आंसर हमेशा सही करेंगे, कोलकाता में। किस वर्ष में? आपका 1965 में। तो याद रख लेना, जब भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था उसी वर्ष का है। किस वर्ष का? 1965 का। भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच 1948, 1965, 1971, 1999 का कारगिल, यानी कि 4 युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं। ओके, आगे आएंगे। आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर हैं और उनका पेशेवर नाम क्या है? तो आदित्य प्रतीक सिंह किसका नाम है? ये साथी बादशाह का नाम है। किसका नाम है? बादशाह एक सिंगर है। और एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है नामों से। क्यों पूछ लेता है? क्योंकि उसने दिया हुआ है साफ तौर पर, म्यूजिक से वह प्रश्न पूछ सकता है। योयो हनी सिंह की बात करें, नाम क्या है योयो हनी सिंह का? तो ये नाम है हृदय सिंह। क्या नाम है? हृदय सिंह। तो अक्सर नाम पूछे जाते हैं इनके। हरदेश सिंह नाम है, हरदेश सिंह। बी प्राक का असली नाम बताइए क्या है? बी प्राक। तो बी प्राक आपने देखा होगा, गंजा व्यक्ति। तो क्या नाम है? प्रतीक बच्चन है। क्या नाम है? प्रतीक बच्चन असली नाम है, प्रतीक बच्चन। जानी, जानी बहुत फेमस है। जानी का असली नाम क्या है? जानी का नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार। ऐसे ही आपको पता होगा बप्पी दा के नाम से बहुत फेमस सिंगर है, बप्पी दा। तो बप्पी दा का असली नाम क्या है? तो बप्पी दा का असली नाम है आलोकेश लाहिड़ी। क्या? आलोकेश, आलोकेश, आलोकेश लाहिड़ी नाम है, लाहिड़ी। भारत के बहुत चर्चित सिंगर रहे हैं साथी, जिनको फीको कहा जाता था। फीको, फीको बताओ किसका चर्चित नाम है? तो ये मोहम्मद रफ़ी का चर्चित नाम है। किसका? मोहम्मद रफ़ी का चर्चित नाम है। एक नाम आता है आपका किशोर कुमार, बहुत चर्चित पुराने गानों में सिंगर रहे हैं किशोर कुमार। तो किशोर कुमार जी का जो असली नाम है वो क्या है? तो किशोर कुमार का नाम है आभास। क्या नाम है इनका? इनका नाम है आपका आभास कुमार गांगुली, याद रख लेना। आभास कुमार गांगुली, आभास कुमार गांगुली इनका नाम है, आभास कुमार गांगुली। बब्बू मान जानते हो? बब्बू मान का वास्तविक नाम क्या है बताइए? बब्बू मान, बब्बू मान, ठीक है। बब्बू मान का वास्तविक नाम क्या है? तो तेजिंदर सिंह मान है। क्या है? तेजिंदर, तेजिंदर सिंह मान है, तेजिंदर सिंह मान। तेजिंदर सिंह मान ये वो सिंगर है जो बाकी नामों से चर्चित हैं आपका, और इनके वास्तविक नाम जो हैं वो अलग हैं, वास्तविक नाम इनके अलग हैं। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट। यह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? यानी कि महिला और पुरुष एक साथ खेल सकते हैं, महिला और पुरुष एक साथ। कौन सा गेम है? तो नेट बॉल में क्या होता है? आप कहोगे पुरुष टीम है, ठीक है। क्विडिच होता है, या कॉर्फ बॉल होता है। क्या होता है? कॉर्फ बॉल होता है। कॉर्फ बॉल दरअसल में होता क्या है? जो नेट बॉल है ना, नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फटाफट से आंसर करो। नेट बॉल और बास्केटबॉल से मिला जुला रूप है, दोनों को मिला करके एक कर दिया गया है, ऐसे समझ लीजिए। नेट बॉल और बास्केटबॉल का मिश्रित रूप है, इनका मिक्स्ड फॉर्म है एक। इनका क्या है? इनका मिश्रित रूप है, मिश्रित रूप है। कितने खिलाड़ी होते हैं भैया इसमें? 8 खिलाड़ी होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं? 8 प्लेयर होंगे। और उन 8 प्लेयर में से 4 होते हैं आपका मेंस, यानी कि पुरुष होंगे, और 4 क्या होंगी उसमें? फीमेल होंगी, फीमेल होंगी, अर्थात वुमेन होंगी, वुमेन होंगी। बास्केट इसमें सेम ऊंचाई पर होता है, 3.05 मीटर पर। बास्केट की ऊंचाई कितनी होगी इसमें? अगर हम आपसे पूछे इसमें बास्केट कितना ऊंचा होता है, तो जितना वहां पर होता है 3.05 मीटर होता है, 3.05 मीटर। इस खेल का आविष्कारक कौन है? याद रखना, नीदरलैंड इसका जन्मदाता है। कौन है? नीदरलैंड इसका जन्मदाता है, नीदरलैंड जन्मदाता। क्या चेस खेल का जन्मदाता आप मुझे बता सकते हैं? चेस खेल का जन्मदाता कौन है? चेस, तो वो भारत है। शतरंज का जन्मदाता कौन है? वह भारत है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे नेट बॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, कोर्फबॉल हो गया। ऐसे एक प्रश्न आता है आपका कैन बॉल। कैन बॉल कौन सा गेम है बताइए? कैन बॉल होता है, इसको कहते हैं चिनलोन। क्या कहते हैं इसको? इसको भैया चिनलोन कहा जाता है, चिनलोन। बताइए कहाँ का नेशनल गेम है चिनलोन? तो आप कहोगे इसमें क्या होता है? इसमें दरअसल में खेल के साथ साथ में डांस भी होता है। वह कौन सा स्पोर्ट्स है जिसमें डांस को मिक्सअप किया जाता है, स्पोर्ट्स के साथ में डांस? तो कैन बॉल। क्या बोलोगे? ये म्यांमार का है। कहाँ का? म्यांमार का नेशनल गेम है। माँ या मार, क्या बोलोगे? चीनी पे लोन ले लिया इसने, माँ या मार। तो नेशनल गेम है, म्यांमार का नेशनल गेम है, म्यांमार का। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे आएंगे नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट से आंसर आएंगे सब लोगों का, फटाफट से बताएं, फटाफट से बताएं। माँ या मार? मार, मार, हाँ ठीक है। आर्चरी भूटान का है, तीरंदाजी भूटान का है। ठाकुरवाणी एकदम ठीक आंसर आपने दिया है, गुड़िया।
तितास साधु किस खेल से संबंधित? देखो रिसेंट में जिन लोगों ने आपका गेम्स में कहीं पर भी भारत का पार्टिसिपेट करते हुए एक मेडल लाया है, तो अक्सर एसएससी क्या करता है, उनका नाम दे करके उनका स्पोर्ट्स पूछ लेता है। तो ऐसे ही पूछा है, तितास साधु क्या शतरंज से संबंध रखते हैं, क्या टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से, या क्रिकेट से? भैया क्रिकेट से संबंध रखते हैं। किससे क्यों चर्चित रहे? क्योंकि इनको 2024 में अर्जुन अवार्ड मिला क्रिकेट के लिए। 2024 में अर्जुन अवार्ड। आप मुझे बताओ अर्जुन अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? हम आपको बता चुके हैं इसी कक्षा में, आपका रिवीजन का प्रश्न है ये। बताइए अर्जुन अवार्ड की पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? फिर हम आपसे पूछेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार 1900 आपका 61 में शुरू हुआ, और मेजर ध्यानचंद जो हुआ वो आपका साथी 2002 में हुआ। लेकिन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूछ ले तो उसका पहले नाम राजीव गांधी था। 2021 से उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हुआ। शुरुआत उसकी 1991-92 में हुई थी। यहीं पर हम आपसे पूछें सर्वश्रेष्ठ कोच यानी कि प्रशिक्षक को जो दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो द्रोणाचार्य की शुरुआत हुई थी 1985 में, 1985 में। हम आपसे कुछ खिलाड़ी पूछ लें। अमन सहरावत का नाम बताइए, किस खेल से संबंध रखते हैं? अमन सहरावत सबने देखा होगा, सबसे युवा ओलंपियन बने थे ये, सबसे कम उम्र में आपका मेडल जीतने वाले। तो ये रेसलिंग से संबंध रखते हैं, कुश्ती से। 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पदक जीता था। आप मुझे बताओ यहाँ पर सलीमा टेटे का संबंध किससे है? सलीमा टेटे, सलीमा टेटे का संबंध किस गेम से है? भारत के चर्चित खिलाड़ियों के नाम पूछ लेते हैं रिसेंट में जो है आपका। तो क्या बोलोगे? ये हॉकी से संबंध रखते हैं, हॉकी से। ज्योति याराजी, हमने इसी क्लास में आपको बताया है। ज्योति याराजी का संबंध किस स्पोर्ट से है? तो ज्योति याराजी आपका एथलेटिक्स से संबंध रखती हैं। किससे? एथलेटिक्स से संबंध है। अन्नू रानी का संबंध बताइए। अन्नू रानी का संबंध भी किससे है? आपका एथलेटिक्स से है। अन्नू रानी का भी एथलेटिक्स है। वंतिका अग्रवाल का संबंध बताओ किस खेल से है? वंतिका अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो वंतिका अग्रवाल का संबंध है आपका चेस से। किससे? चेस से, चेस से। तो मैं एक बात, खास बात बताऊं इसकी, चेस की। तो चेस में कितने खाने होते हैं? 64 होते हैं, तो सब जानते हैं। लेकिन चेस इसको पहले कहा जाता था, पूछा जाता है चेस का पुराना नाम क्या था? अभी हम कुछ खिलाड़ी आपसे पूछेंगे। और चेस का पुराना नाम क्या था, कौन बताएगा? क्योंकि भारत में जो इसका जन्मदाता है वो आचार्य चाणक्य हैं। आचार्य चाणक्य जानते हो ना, जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा, जिनको कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से हम जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या उनके गुरु भी थे। ठीक है। तो चेस का पुराना नाम क्या था? तो चेस का पुराना नाम था चतुरंग। क्या नाम था? चतुरंग। और चेस को पहले कहा जाता था चेस, शुरुआत में जो कहा गया यूरोपियों के द्वारा चेस कहा गया। तो इसमें सी का मतलब क्या था? सी का मतलब था चैरोइट। क्या था? चैरोइट था। चैरोइट, चैरोइट का मतलब होता है रथ दल, यानी किसी सेना में युद्ध लड़ने के लिए जो नीति है उसमें एक रथ होते हैं। H4 होता है आपका हॉर्स, यानी कि अश्व दल होते हैं आपका। क्या होता है? एक अश्व दल होता है। E4 क्या होता है? एलिफेंट होता है। क्या होता है? एलिफेंट होता है, यानी कि एक आपका गज दल होता है। गज बोलते हैं हाथी को, पर्यायवाची पढ़ते होंगे ना, तो गज पर्यायवाची है किसका? हाथी का। और S4 आप बताएं। तो S4 क्या होता था? सोल्जर होता था, यानी कि एक आपका सैन्य दल होता था। क्या होता था? एक सैन्य दल होता था। तो इस तरह चेस का नाम पड़ा है। ठीक है, इन चारों के नाम पर। धीरे धीरे फिर आप बोलेंगे भैया इसमें ऊंट तो कहीं है ही नहीं। तो ऊंट को भी, तो ऊंट को, लेकिन जब अरब के लोग इस खेल को लेके गए वहाँ अरब में, जब यही शतरंज अरब में प्रचलित हुआ, तो अरब में उन्होंने ऊंट को भी इसमें शामिल हुआ, क्योंकि वहाँ पर युद्ध में ऊंट का इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है? युद्ध की नीति थी, युद्ध के लिए चालाकी कैसे करनी है, चालें कैसे चल रही हैं, क्या चलना चाहिए, अपने बचाव के लिए आप क्या सोचेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को शतरंज खेलना चाहिए। तो वंतिका अग्रवाल हो गई। स्वीटी बूरा बताओ, अभी बहुत चर्चित रही थी अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर के, स्वीटी बूरा। तो स्वीटी बूरा का संबंध किससे है? वो बॉक्सिंग से है। किससे है? बॉक्सिंग से संबंध है, बॉक्सिंग से। नीतू घंगास का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से ही है भैया। नीतू घंगास का संबंध किससे है? तो नीतू घंगास का संबंध भी बॉक्सिंग से है। मनीषा रामदास का संबंध बताओ। मनीषा रामदास का संबंध किससे है? तो मनीषा रामदास है पैरा बैडमिंटन से। किससे? पैरा बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं, पैरा बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। अभय सिंह का संबंध बताओ। अभय सिंह, IIT बाबा मत कह देना। अभय सिंह का संबंध किससे है? तो अभय सिंह आप कहेंगे भैया स्क्वैश से संबंध रखते हैं। किससे? स्क्वैश से उनका संबंध है, स्क्वैश से। आपसे मैं पूछूंगा आपसे कि आपका अभय सिंह का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे स्क्वैश से संबंध है, स्क्वैश से। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहेंगे नहीं भैया, नो इशू।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, ठीक है भैया। मैं आज तक चेस में नहीं हारा हूं, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। बहुत बढ़िया, अपने जीवन में भी आप साथी कभी ना हारें, उसी ऊर्जा के साथ आप जीवन में जो भी कठिन समस्याएं आए तो आप एक योद्धा की तरह, एक वॉरियर की तरह उनसे लड़ें और उनको जीत लें। यही बस आप अपने ऊपर एक विश्वास रखना, उसी एक ऊर्जा के साथ में हमेशा हर एक चीज का सामना करना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? तो पहला कौन सा, शुक्रयान, गगनयान, मंगलयान या चंद्रयान? तो सबसे पहला है गगनयान। बता सकते हो गगनयान किस वर्ष का था? तो गगनयान था आपका 18 दिसंबर 2014 का। कब का? 18 दिसंबर 2014 का। अभी हम मानव भेज रहे हैं, आप सबको पता होना चाहिए। तो अब की बार जो हमारा दिसंबर आएगा, ये दिसंबर 2025 में हम 3 मानवों को भेज रहे हैं, तो मानव सहित भी हमारा हो जाएगा, वो तुम करंट अफेयर्स में पढ़ ही लोगे। मंगलयान की बात करें, मंगलयान को कब भेजा गया था? मंगलयान था आपका 2013। क्या बोलोगे? मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पूछा तो मंगलयान तो था नहीं, तो 2013 से पुराना हालांकि। और चंद्रयान 1 किस वर्ष का है? तो चंद्रयान 1 है आपका 2008 का। चंद्रयान 2 बताइए, मिशन कब का था भारत का? चंद्रयान 2, चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 आपका 22 जुलाई 2019 का, बहुत चर्चित है, 22 जुलाई 2019 का। और चंद्रयान 3 भी। और याद रख लेना, हमने जीएस सुधा बुक में आपका पूरा डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी को ऐड किया है। भारत के जो भी आपका डिफेंस प्रोग्राम हुए, जो भी स्पेस प्रोग्राम हुए, तो हमने उसको एक स्पेशल उसमें एक नॉलेज के साथ में ऐड किया है, क्योंकि एग्जाम्स में आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्रयान 3 बताइए, तो क्या बोलेंगे? 14 जुलाई 2023 को। इसमें मुझे बता सकते हैं आप कि लैंडर और विक्रम, लैंडर कौन था इसमें? तो लैंडर था विक्रम, लैंडर था इसमें विक्रम। और रोवर का क्या नाम था? रोवर था इसमें प्रज्ञान। क्या था? प्रज्ञान इसमें रोवर था। और किस रॉकेट से इसको भेजा गया था? किस रॉकेट से? क्या इसका रॉकेट भी पूछा जा सकता है आपसे? तो रॉकेट पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? ये था LVM-3 M4 था। आप मुझे बताओ कि इसने चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया था? चंद्रमा के साथ ही आपका ऑर्बिट में कब एंटर कर गया था? चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया था इसने? चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश की तिथि क्या है इसकी? हम आपसे डेट जानना चाह रहे हैं। तो इसने जो प्रवेश किया था वो किया था 5 अगस्त 2023 को। कब? 5 अगस्त 2023 को। और याद रख लेना, यहाँ पर आपका चंद्रमा को जिसने स्पर्श किया था, चंद्रमा को जो स्पर्श इसने किया था वो किया था आपका चंद्रमा को स्पर्श 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त 2023 को किया था, याद रख लेना। ये हम सबको पता होना चाहिए कि भारत का जो ये आपका चंद्रयान था 3rd, ये किस पोल पर पहुंचा था? ये मेरा आप सबसे प्रश्न है। नॉर्थ पोल पर पहुंचा था कि साउथ पोल पर दोस्तों पहुंचा था? ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बना था कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बना था चंद्रमा के मिशन में? तो सबका आंसर आएगा चंद्रमा, जो आपका ये मिशन चंद्रयान 3 था, ये चंद्रमा के साउथ पोल पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। और मिस्टर अंकित भाई ने इसका सबसे पहले सही जवाब दिया है। कुछ साथी नॉर्थ भी कह रहे हैं, नरेश भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, जब सब साउथ कह रहे हैं आप नॉर्थ क्यों कह रहे हैं? अगली बार से गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का प्रस्तावित उत्तराधिकारी है? तो उसका प्रस्तावित उत्तराधिकारी यानी इसके बाद में आया डिजिटल इंडिया बिल। कौन आया? डिजिटल इंडिया बिल आया। और ये कब आया? 2021 में आया, 2021 में। तो उसमें जो चीज़ें हैं उसको मतलब एक तरीके से उसमें प्रोविजंस जो थे उसको चेंज करके और अपडेट करके 2021 में डिजिटल इंडिया बिल को लाया गया। किसकी जगह? आईटी एक्ट पूछा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में आया था? तो हमेशा कहेंगे कि भैया सन 2000 में आया था, 2000 में आया था। संवैधानिक निकाय और उनके नोडल मंत्रालय के संबंध में, यानी कि वो किस मंत्रालय के अधीन आते हैं, नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है, यानी कि सही जिसको कहा गया है? संघ लोक सेवा आयोग, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस में आता है, यानी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में आता है? हाँ जी, एकदम से ठीक है। अगर हम आपसे पूछ लें संघ लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आपका क्या आंसर आएगा? आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद क्या आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री में आती है? नहीं जी, ये आपका होम मिनिस्ट्री के अधीन आएंगे। किसके? ये होम मिनिस्ट्री के अधीन आती हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्या ये आपका साथी जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन आता? नहीं, ये आता है सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के अधीन। किसके? सामाजिक न्याय और आधिकारिकता, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के अधीन। हमने इसी चैनल पर आपको पॉलिटी की क्लासेस पढ़ाई थी, सभी साथी उनको कर चुके हैं क्या?
बताइए एक बार थम्स अप करके, जी भैया हमारी अच्छे से कमांड है। और जब किसी विषय को पढ़े हुए आपको बहुत दिन हो जाएं, जैसे हम उसको ख़त्म किए, लगभग आपका 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है पॉलिटी को, तो आप समय अनुसार अपना रिवीजन भी करते रहना, ठीक है, रिवीजन भी उसको करते रहना, ये बात बहुत ज़रूरी है। भारत के अटॉर्नी जनरल क्या गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं? नहीं जी, ये आते हैं आपका विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन। किसके? विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन आते हैं, न्याय मंत्रालय के अधीन आते हैं। जैसे हम आपसे एक संस्था पूछेंगे कि डीआरडीओ किस मंत्रालय के अधीन आता है, बताइए। डीआरडीओ, इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर भी बताइए। डीआरडीओ, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली में है, 1958 में बना था। और ये भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन आता है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। किसके? रक्षा मंत्रालय के अधीन। अगर हम इसरो पूछें, बताओ इसरो किस वर्ष में बना था? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969, हेडक्वार्टर न्यू बंगलुरु है, 15 अगस्त को बना था 1969 में। और ये आता है भारत का जो अंतरिक्ष विभाग है। अंतरिक्ष विभाग आप अक्सर देखते होंगे पीएम अपने पास रखते हैं, अंतरिक्ष विभाग के अधीन आता है, यानी कि स्पेस डिपार्टमेंट, ठीक है। किसका नियंत्रण किसके पास होता है? अधिकतर मामले में आप देखोगे कभी भी प्रधानमंत्री अपने पास में रखते हैं इसको, अंतरिक्ष विभाग को, परमाणु कार्यक्रम को, ये पीएम के अधीन रहने वाले मंत्रालय हैं। ओके, नेक्स्ट। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए, बताइए जरा। इधर बौद्ध तीर्थ स्थल दिए हुए हैं, उधर महात्मा बुद्ध जी के जीवन की घटनाएं दी हुई हैं। तो गया में क्या हुआ था उनको? भैया सबको पता है, बौद्ध गया में जब वो पहुंचे थे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। पेड़ कौन सा था? तो वृक्ष, आप कहेंगे कि वृक्ष था पीपल का। कौन सा वृक्ष था? पीपल का। कुशीनगर में उनको साथी मोक्ष प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। अच्छा, इनके अभी हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं, तो पहले मैच मेकिंग करिए। क्या बनेगा? 2 2 4 से देख लीजिए, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगर महात्मा बुद्ध के हम आपसे पूछें कि उनके पिता का क्या नाम था, बताइए। अगर हम बुद्ध जी से प्रश्न पूछें आपसे, तो प्रश्न पूछें उनके पिता का क्या नाम था, बताइए। कुछ फैक्ट हम आपको बताएंगे जो इनसे अक्सर रिपीट होते हैं। तो शुद्धोदन उनके पिता का नाम था। और वंश क्या था उनके पिता का? तो वो शाक्य वंश के थे। किस वंश के थे? शाक्य डायनेस्टी से उनका संबंध था। अगर हम उनकी माता जी से पूछें, तो उनकी माता जी कौन थी, बताओ। माता कौन थी उनकी? तो माता थी उनकी महामाया, ठीक है, महामाया। और उनका जो वंश था वो था आपका, क्या बोलते हैं उसको, कोलीय गणराज्य, यानी कोयलीय डायनेस्टी से थी। कोलीय डायनेस्टी से उनका संबंध था, ठीक है। लेकिन इनका जो पालन पोषण किया था, क्या उनकी माताजी ने किया था? आप कहेंगे नहीं, वो तो कुछ दिन के बाद में उनकी माताजी, यानी 7 दिन बाद खत्म हो गई थी। तो उनका पालन पोषण जो किया वो प्रजापति गौतमी, अर्थात इनकी मौसी थी, उनके पिता ने शादी कर ली थी। प्रजापति गौतमी, प्रजापति मौसी लिख देते अभी हम, प्रजापति गौतमी थी, प्रजापति गौतमी थी। कब हुआ था इनका जन्म भैया? तो जन्म हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और मृत्यु कब हुई इनकी? 80 वर्ष का जीवन ये जिए, तो 483 बीसी में, 483 बीसी में। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे, बताओ। सबसे ज़्यादा उपदेश, सबसे ज़्यादा इन्होंने लोगों को एनलाइटन कहाँ पर किया था, किस जगह पर? तो वो जगह है आपका श्रावस्ती। कितनी बार? 21 बार उपदेश इन्होंने यहाँ पर दिए थे। कितनी बार? 21 बार उपदेश दिए थे, 21 बार उपदेश इन्होंने दिए थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम आपसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, सबसे सबसे जो उनका पहला शिष्य है वो कौन है? सबसे पहला शिष्य कौन था महात्मा बुद्ध जी का, बताओ। तो सबसे पहले शिष्य थे उनके आपका अलार कलाम। कौन? आलार कलाम थे, आलार कलाम। और अंतिम शिष्य बताइए, अंतिम शिष्य कौन थे उनके? जो अंतिम शिष्य, इन्हीं को तो उपदेश दिया उन्होंने। क्या उपदेश दिया था? जो हम आपको बता चुके हैं, आपका सुभद्र। क्या बोलोगे? सुभद्र, सुभद्र, सुभद्र। क्या उपदेश दिया था? कि जीवन में आप किसी के द्वारा थोपी गई चीजों को सिर्फ स्वीकार करके अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको अपना प्रकाश स्वयं बनना होगा। बी योर लाइट योर सेल्फ, अपा दीपो भवा, यानी कि स्वयं का प्रकाश बनिए। आपको अपनी जिंदगी को उजाला देने के लिए आपको खुद को तार्किक होना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर प्रश्न रहे। अच्छा, इनके जन्म की 4 घटनाएं कौन कौन सी हैं प्रमुख, बताओ। 4 घटनाएं जो इनके जन्म से बहुत चर्चित हैं, बताइए जी। तो पहली घटना कौन सी है? एक तो याद रख लेना, इनकी जो ज़्यादातर घटनाएं हैं जिन पर व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता, वो सभी बुद्ध पूर्णिमा, यानी कि आपका बैसाख महीने की पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, वो बैसाख महीने में पड़ता है, इसीलिए उसको बैसाख पूर्णिमा भी कहते हैं। तो व्यक्ति के कंट्रोल में क्या नहीं होता, बोलेंगे भाई फटाफट से। व्यक्ति के कंट्रोल में क्या नहीं होता, सारे लोग बोले। तो आप कहेंगे पहले जो उनके कंट्रोल में नहीं होता, तो पहले तो व्यक्ति के कंट्रोल में जन्म नहीं होता उसका। क्या बोलोगे? जन्म नहीं होता। और क्या कंट्रोल में नहीं होता व्यक्ति के? व्यक्ति की मृत्यु कब होगी,
ये व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होता। जन्म, मृत्यु और जो ज्ञान प्राप्ति है, ये तीनों चीजें उनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुई थी। एक घटना कही जाती है, उन्होंने अपना घर छोड़ा, ठीक है, अबेंडन हिज हाउस। तो जो अबेंडन का प्रोसेस है उनका घर त्याग देने का। एक उनको ज्ञान प्राप्त हुआ जाकर के बोध गया में, तो उस घटना को क्या कहा जाता है, घटना को। एक उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था उन 5 ब्राह्मणों को जो उनके साथ में आपका तपस्या पर बैठे थे, उनमें उनके जन्म की घोषणा करने वाले एक कौंडिन्य ब्राह्मण भी थे, ठीक है। एक प्रथम उपदेश हो गया। और एक उनका जो जीवन में अंतिम पल था, मृत्यु को क्या कहा गया है, तो गृह परित्याग को क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं इसको, महाभिनिष्क्रमण। यानी बुद्ध ने जब घर त्यागा, उस घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्त करने को संबोधि, तो इसको बोधि से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। प्रथम उपदेश ये क्या था, आपका धर्म चक्र परिवर्तन था, उनका धर्म चक्र परिवर्तन था। और साथ में मृत्यु को कहा गया है उनका का महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है, महापरिनिर्वाण, ठीक है, याद रख लेना। त्रिपिटक समझते हो, त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म का जो ज्ञान है वो त्रिपिटक है। क्या है, त्रिपिटक। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं, एक तो आपका सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक है, एक आपका अभिधम्म पिटक है, और एक पिटक कौन सा है, तीसरा आप बताएंगे, अभिधम्म पिटक है, और एक आप कहेंगे वो विनय पिटक है। क्या है, विनय पिटक। तो इनको बोलते हैं हम त्रिपिटक, यानी कि पिटारा। 3 इनके ज्ञान, 3 पुस्तकों का ये पिटारा है। एक साथ ही कहा जाता है बौद्ध त्रिरत्न क्या है, या कई बार क्वेश्चन बन जाता है आपका कि बौद्ध त्रिरत्न यानी कि इनमें से कौन सा बौद्ध त्रिरत्न नहीं है, बौद्ध त्रिरत्न नहीं है, बताएंगे। बौद्ध त्रिरत्न ये आपको बताना है। तो बुद्ध अगर त्रिरत्न की बात करें आपसे, तो त्रिरत्न की बात करेंगे तो आप कहेंगे त्रिरत्न थे इनके, बुद्ध थे। एक तो बुद्ध यानी कि आपको क्या बोलेंगे, एनलाइटन होने के लिए धम्म, धम्म यानी कि नीतियां, और आपका संघ, बुद्ध धम्म और संघ, ये कौन है, ये आपका त्रिरत्न है। क्या है, त्रिरत्न है। बुद्ध की रचनाएं आप मुझे बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बौद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, बौद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, बौद्ध रचनाएं, तो आप कहोगे बौद्ध रचनाओं में सबसे चर्चित नाम आता है वाबेरु जातक का। किसका, बाबेरु जातक, बाबेरु जातक। एक इनकी पुस्तक थी आपका दशरथ जातक, दशरथ जातक। और एक थी इनकी सीवी जातक। कौन, एक थी इनकी सीवी जातक। कौन सी थी पुस्तक, सीवी जातक। क्या बोलेंगे, सीवी जातक एक पुस्तक थी। तो तीनों को याद रख लेना है। क्या, बावेरु जातक बोलोगे, बावेरु जातक बोलोगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, बावेरु जातक बोलेंगे। भैया आलार कलाम तो उनके गुरु थे, प्लीज चेक, सोनम वर्मा कह रही हैं। आलार कलाम हमने कहा नोटिस करा दिया सबसे, सॉरी 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 सॉरी, पहले गुरु होंगे, प्रथम शिष्य नहीं। प्रथम शिष्य तो उनके आनंद है। प्रथम शिष्य कौन है, प्रथम शिष्य तो उनके आनंद है। एक बार थम्सअप करें, एक बार थम्सअप करें, सारे लोग थम्सअप करके हमें बताएं कि भैया हम इसको ठीक कर चुके हैं। ये तो इनके गुरु थे, आनंद 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 आनंद। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये महात्मा बुद्ध के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को आप सब लोग जानते ही होंगे, उनको क्या कहा जाता है, आपका लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन चर्चित है। आगे बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है। थेरी गाथा का संबंध है खुंदक निकाय से। किससे, खुंदक निकाय से। ये 15 लघु ग्रंथ इसमें आते हैं। पूछा जाता है कि खुंदक निकाय कितने स्क्रिप्चर से मिलकर बना है, तो 15 लघु ग्रंथों के से शामिल करके बनाया गया है। संयुक्त निकाय कोई दिक्कत नहीं, इस सनी पर्सन बनेगा। अंगुत्तर निकाय से क्वेश्चन बनता है कि 16 महाजनपदों का जिक्र किसमें है। 16 महाजनपद जानते हैं, 16 महाजनपद। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछेंगे कि मुझे बताइए कि किस बौद्ध ग्रंथ में आपका महाजनपदों का जिक्र है, तो आप कहेंगे अंगुत्तर निकाय। लेकिन मैं आपसे पूछूं किस जैन धर्म में, जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद जो है वो किस जैन ग्रंथ में बताए गए हैं, तो यहीं से पता चल जाएगा आपको कितनी नॉलेज है। तो जैन ग्रंथ आपका आंसर आना चाहिए भगवती सूत्र में बताए गए हैं। क्या बोलोगे, भगवती सूत्र में। और आचार्य जो आपका पाणिनि थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी को लिखा है, तो पाणिनि कितने बताते हैं, पाणिनि के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो अष्टाध्यायी जो पाणिनि का है उसके अनुसार जो महाजनपदों की संख्या है वह 22 बताई गई है। कितनी, 22। कई साथियों ने लिखा, ट्रॉपिकल ने सबसे पहले लिखा है। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल ने सबसे पहले लिखा है। कुछ साथी कक्षा का अतिरिक्त बुक की बात अभी कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया आपकी बुक जिनकी नहीं पहुंची होगी वो पहुंच जाएगी, डोंट वरी, ठीक है, चिंता नहीं करनी है, वो कमेंट से नहीं पहुंचेगी, है ना। और ना इंडिविजुअल ऐसे हो सकता है कि मैं आपसे बात करके आप जिनकी पहुंचेगी, या तो जिनका ऑर्डर कैंसिल हुआ है उसमें उसका तो आंसर मैं आपको कर चुका हूँ, बाकी जिसकी पहुंची नहीं है तो वो पहुंचेगी, उसके लिए इंतजार करिए। रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, है ना, रिक्वेस्ट है आपसे।
क्योंकि उसको मैं नहीं भेज सकता हूँ ऐसे इंडिविजुअली, वो पहुंचेगी आपके पास में। ये बात याद रखेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमको बताइए, बौद्धों में जो कितने आर्य सत्य बताए गए हैं, बौद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए थे, और व्यक्ति इनका अध्ययन करे अपने जीवन में तो उसके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। आर्य सत्य, तो कितने आर्य सत्य बताए? 4 बताए हैं। क्या क्या 4 आर्य सत्य हैं? दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है, और दुख का निराकरण भी है। अच्छा, निराकरण क्या है? जब बुद्ध से पूछा तो उन्होंने बताया निराकरण, जो निराकरण का मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है। क्या है? अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध भी किससे है, ये पूछा जाए आपसे, तो अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 नियम है, अष्टांगिक मार्ग, इसका संबंध किससे है? तो वो बौद्ध धर्म से है। पूछा जाता है किसको आपका कल्याण मित्र कहा जाता है, कल्याण मित्र। तो कल्याण मित्र इस अष्टांगिक मार्ग को ही कहा गया है कि आपके जीवन में जो आपका कल्याण होगा वो कैसे होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो इसी से होगा। ठीक है, जैसे मैंने महाजनपद बोले, अभी हम एक महाजनपद आपसे पूछ लें, उसकी राजधानी आप हमें बता पाओगे या नहीं? मुझे बताओ कितने दोस्त बता सकते हैं? एक महाजनपद था अंग, जो सबसे पूर्वी महाजनपद था, उस अंग महाजनपद की राजधानी आप हमें बता दो, तो हम समझ जाएंगे कि आपको महाजनपदों के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। अंग, अंग की राजधानी। ट्रॉपिकल, सबसे पहले फिर से आंसर देते हुए तुम्हारे बीच में से एक नए टॉपर निकल के आए हैं, तुरंत आंसर करते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। ठीक है, कई साथियों के मुझे नाम याद हुए हैं जो हमेशा अच्छे आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया से। आपका एक अक्की भाई है हमारे, है ना, वो मैं कई बार कमेंट में देखता हूँ। एक गुड़िया ठाकुर वाणी, अच्छे आंसर करते हैं। और कौन कौन है शुभम भाई? एक कई लोग हैं, कई लोग हैं, जैसे नाम आएगा तो मैं बताऊंगा। हैं, हाँ, बादल, बादल एक है जो मतलब तुरंत आंसर करते हैं, तुरंत। जब हम भी भूल जाते तब उनका आंसर हमको दिखता है कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया, बताएं जी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? मुख्य रूप से कितनी बौद्ध समिति हुई थी? जनरली तो ऐसे तो बौद्ध समिति होती रही है, 5वीं भी हुई, 6वीं भी हुई, लेकिन मुख्यतः कितनी कहते हैं? तो 4 कहते हैं। कितनी कहते हैं? 4 कहते हैं। प्रथम बौद्ध समिति जो हुई थी वो किसके समय पर हुई थी? अजातशत्रु के समय पर हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति, और एक ना एक बौद्ध संगति तो आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी। तो पहली जो बौद्ध संगति हुई वो कब हुई थी? वो 483 बीसी में, जब महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी, उसी वर्ष में। एक फिर आपका 100 वर्षों के बाद में 383 बीसी में, फिर आपका 255 बीसी में हुई, और चौथी हुई प्रथम शताब्दी में, जिसको 102 एडी, कई बार 99 एडी भी कहा जाता है। इस पर बहुत सारे लोगों के मतभेद हैं। पहली किसके समय पर हुई थी? अजातशत्रु। पहली के समय राजा कौन थे? अजातशत्रु। दूसरी के समय आपका राजा थे कालाशोक। क्या थे? कालाशोक। तीसरी के समय पर थे आपका अशोक, और चौथी संगति के समय थे आपका कनिष्क। कौन? कनिष्क। पहली के समय अध्यक्ष कौन थे, बता सकते हैं क्या? पहली बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे, तो पहली बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष बने वो थे महाकश्यप। कौन? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे सबाकामीर, ठीक है, जिनको सबाकामी भी कहा जाता है। तीसरी बौद्ध समिति के अध्यक्ष थे आपका मोगली पुत्र। कौन? मोगली, मोगली पुत्र थे आपका। और चौथी बौद्ध संगति के समय जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। कौन? वसुमित्र। लेकिन चौथी में एक उपाध्यक्ष भी रहे थे, इसमें एक उपाध्यक्ष भी रहे थे, उनका क्या नाम था? जो उपाध्यक्ष महोदय थे उनका नाम था अश्व घोष। क्या? अश्व घोष। बहुत शानदार राइटर रहे हैं। और इसी चौथी बौद्ध संगति में क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म है वो 2 पंथ में बट गया था। कौन? किस 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 में? एक तो आपका हीनयान, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे महायान। हीनयान और महायान में बट गया था, यहाँ पर हीनयान और महायान में बट गया था। जैसे बौद्धों की 4 प्रमुख बौद्ध संगति हुई हैं, ऐसी जैनों में कितनी प्रसिद्ध कितनी जैन संगति हुई हैं? तो जैनों की 2 संगति हैं। जैन संगतियाँ कितनी हुई हैं? तो जैन, अगर हम बात करें आपसे, संगतियाँ कितनी हुई हैं? जो इनकी मीटिंग हुई धर्म प्रसार के लिए, उसी को कहा जाता है संगति। तो पहली जैन संगति जो हुई थी वो हुई थी 300 ईसा पूर्व में। कब? 300 बीसी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष रहे थे आपका स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। कौन बोलोगे? स्थूलभद्र रहे थे। और दूसरी जो बौद्ध संगति थी वो 512 एडी में हुई। 512 एडी में ये हुई थी वल्लभी में। कहाँ पर? वल्लभी। और वल्लभी कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे बताओ? इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। कौन थे? देवर्धि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, ये आपको पता होना चाहिए। देवर्धि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, ये हम सबको जानकारी होनी चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया, रंजीत कुमार जी ने सही आंसर किया, गुजरात।
जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आर्य सुधर्मा है, महावीर स्वामी है, पार्श्वनाथ हैं या फिर ऋषभ देव हैं, जो जैन धर्म के फाउंडर कहे जाते हैं, फाउंडर संस्थापक। तो संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर यानी कि ऋषभ देव को। इन्हीं को साथ ही हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। दूसरे गुरु कौन थे बताओ? दूसरे गुरु कौन थे? जो सेकंड गुरु थे दूसरे, जो जैन जैन आपका क्या बोलते हैं इसमें? जैनों को क्या बोलते हैं? जो लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, जिन हो जाते हैं, विजेता हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है तीर्थंकर। तो दूसरे तीर्थंकर कहें या दूसरे गुरु कहें, ठीक है। तो तीर्थंकर शब्द यहाँ पर प्रचलित होता है, इसीलिए कई बार एग्जाम में भी पूछ लेता है तीर्थंकर शब्द का संबंध किससे है। तो दूसरे थे आपका अजितनाथ। कौन थे? दूसरे थे आपका अजितनाथ। दूसरे तीर्थंकर पूछे तो क्या कहेंगे? अजितनाथ। बहुत बढ़िया नीलेश राय व्लॉग्स, आप भी हमेशा अच्छे आंसर करते हैं। तीसरे तीर्थंकर थे आपका, तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ, जिनका साइन था अश्व। क्या था? अश्व था। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे? 23वें पार्श्वनाथ थे। 23वें। इन्होंने कितनी शिक्षाएं दी थी? इनकी 4 शिक्षा थी। कितनी शिक्षा थी? 4 शिक्षा थी। और 4 शिक्षा कौन कौन सी थी इनकी, जिन पर इन्होंने जोर दिया था? तो अहिंसा, अहिंसा यानी कि आपको क्या है? हिंसा नहीं करनी है, आपको सत्य के मार्ग पर चलना है, आपको असत्य, किसी की बिना परमिशन के किसी की चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, इसी को अस्तेय अर्थात चोरी ना करना कहते हैं। और अपरिग्रह यानी कि चीज़ों का संचय करने पर बहुत ध्यान नहीं देना है, जैसे धन हुआ, धन संचय ना करना। तो ये इन्होंने कहा कि यही दुख का कारण बनते हैं। तो इनकी 4 एजुकेशन थी। तो 5वीं टीचिंग किसने जोड़ी? जो 5वीं शिक्षा दी, 5वीं दी महावीर स्वामी ने। ये कौन थे? ये 24वें गुरु थे, 24वें तीर्थंकर इनको हम कहेंगे। 24वें तीर्थंकर थे। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने 5वीं शिक्षा, क्या नाम है उस 5वीं शिक्षा का? तो वो 5वीं शिक्षा इन्होंने दी जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। तो पूछा जाता है कि आपका जैन धर्म के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को। फिर ये लिमिटेशन हो गई कि भाई सब तो ब्रह्मचारी नहीं हो सकते हैं, सब तो नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए फिर उन्होंने क्या बोला? फिर गृहस्थ के लिए भी नियम उन्होंने लागू किए, महिलाओं के लिए भी अणुव्रत उन्होंने लागू किए थे। तो महिलाओं के लिए अणुव्रत लागू किए थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, जो साथी आपका, यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, आपसे क्या क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं? हाँ, जैन धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं, जैसे बौद्ध धर्म में बताए बुद्धम संघ, ऐसे ही जैन धर्म में जो त्रिरत्न होंगे उनको क्या कहा गया है? तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो है सम्यक दर्शन, यानी कि चीज़ों के लिए आपका जो दर्शन है, उसकी जो समझ है वो सही होनी चाहिए आपकी हमेशा। सम्यक ज्ञान, आपको चीज़ों के बारे में राइट नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलत मिथ्या ज्ञान इकट्ठा कर रखा है। और आपका सम्यक चरित्र भी होना चाहिए, एक सही कैरेक्टर भी आपका होना चाहिए। क्या बोलोगे? सही कैरेक्टर भी होना चाहिए। मुझे आप बताइए, जैन धर्म का इतिहास किस पुस्तक में लिखा हुआ है? जैन धर्म का इतिहास, तो जैन धर्म का इतिहास वो किस पुस्तक में है? तो जैन धर्म का जो इतिहास है, अगर आपको जैन धर्म की जानकारी चाहिए तो इसके लिए कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी पड़ेगी? तो आपको पढ़नी पड़ेगी कल्पसूत्र। क्या? कल्पसूत्र में ये वर्णित है। किसमें है? कल्पसूत्र। पूछ भी लेता है कई बार, कल्पसूत्र का संबंध किससे है? क्या बोलोगे? कल्पसूत्र का संबंध किस धर्म से? बौद्ध, जैन, ईसाई, आपका पारसी, ऐसे दे देगा तो आप कहेंगे कल्पसूत्र का संबंध है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से है। बहुत बढ़िया, भद्र बाहू ने लिखी है भैया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सौम्या यादव जी का आंसर सही आया एकदम। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो जमाली। यशोदा उनकी पत्नी का नाम है, यशोदा उनकी पत्नी का नाम है, ठीक है। त्रिशला उनकी माता है, त्रिशला उनकी माता है। अनुज्जा प्रियदर्शनी उनकी पुत्री है, अनुज्जा, अनुज्जा उनकी पुत्री है। यशोदा उनकी पत्नी है। और जामाली, जामाली कौन थे उनके बताइए? तो जामाली कौन थे? इनके दामाद थे, यानी कि पुत्री के आपका पति थे, इनके दामाद, दामाद बने, ठीक है। पिता का नाम भी बताइए, इनके पिता का क्या नाम था? जो आपका महावीर स्वामी जी के पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ। क्या नाम था? राजा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। इनका जन्म मुझे बताइए कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 540 बीसी में। कब? 540 बीसी में। 72 वर्ष ये जिए थे, यानी मृत्यु आप सब लोगों को बतानी है। तो 40 वर्ष तो ये हो गए आपका, और आपका 32 वर्ष और घटा लीजिए, यानी कि 468 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु किस वंश से संबंध था महावीर स्वामी का? तो इनका वंश है इक्ष्वाकु। क्या बोलोगे? इक्ष्वाकु। और अगर हम आपसे पूछें महावीर जयंती किस मास में मनाई जाती है हिंदू कैलेंडर में? तो महावीर जयंती जो मनती है वो चैत्र मास में मनती है। किस में मनती है? महावीर जयंती, महावीर जयंती आपका चैत्र मास में बनती है। आप हमें बताइए कि इनकी कितनी शाखाएं हैं मुख्य रूप से जैन धर्म की? तो जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं? जैन धर्म की कितनी शाखाओं में बटा हुआ है? 2 शाखाओं में बटा हुआ है, 2 ब्रांच है। एक तो आपका कौन है? श्वेतांबर, यानी कि जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, श्वेतांबर। और एक है आपका
क्या बोलोगे? एक हैं जो बिना वस्त्रों के यानी कि निर्वस्त्र रहते हैं, वो हैं दिगंबर। दिगंबर जिन्होंने वस्त्र त्यागे हुए हैं। क्या बोलोगे? वस्त्र उन्होंने त्यागे हुए हैं। ठीक है, वस्त्र उन्होंने त्यागे हुए हैं। दिखाओ, एक साथी ने लिखा है वर्दी लवर सचिन यादव। आप भी हमेशा अच्छे आंसर देते हैं। उन्होंने लिखा है इनकी माता त्रसला जो है वो लिच्छवी वंश से संबंध रखती है। लिच्छवी वंश से, बहुत कमाल। तो मुझे बताओ, यहाँ पर एक धारणा और बनती है कि आपका अकाल के समय जो नॉर्थ में रह गए थे वो श्वेतांबर हैं, और जो आपका अकाल पड़ने पर दक्षिण में चले गए वो दिगंबर हैं। लेकिन एक व्यक्ति उत्तर से गया था दक्षिण, और उसने क्या किया था? श्वेतांबर शाखा का प्रचार दक्षिण में जाकर के किया। क्योंकि ये उत्तर में रह गए, तो श्वेतांबर शाखा का दक्षिण में प्रचार करने वाला वो व्यक्ति कौन है? बहुत चर्चित प्रश्न आता है, बताएं कौन बता सकता है? हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। दिखाना भाई, सबसे पहले कौन आंसर करेगा? ऊपर दिखाओ, क्या कहेंगे भैया? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और उनका जन्म 599 ईसा पूर्व चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष। भैया आपने गलत लिख दिया, नहीं करे जी यूट्यूबर। उनके जन्म की 2 तिथियां हैं आपका। कल्पसूत्र के अनुसार उनके जीवन को 500 आपका कई जगह पर 540 बताया गया है, कहीं पर कई जगह उनका जो जन्म है वो 599 बताया गया है। लेकिन परीक्षा में कभी SSC प्रश्न पूछे तो 540 लिखना है। हालांकि उनके जन्म की तिथि जब आपको 540 ना मिले तब 599 का चुनाव आप करना, और फिर वहां से भी 72 ही घटाना। तो जहां पर उनका 72 वर्ष का जीवन दिखाया गया है, 72 वर्ष का। बहुत बढ़िया। नहीं, ठीक आंसर नहीं आया अभी किसी का। ठीक आंसर नहीं आया, ठीक आंसर नहीं आया। कौन व्यक्ति है, कौन बता सकता है? ऊपर दिखाओ, किसी ने लिखा अगुस्तुस से। नहीं भैया, गलत है। स्थूलभद्र नहीं भैया, गलत है, गलत है, गलत है। कोई एक बच्चा इस आंसर को नहीं दे पा रहा है। अशोक, अशोक का क्या मतलब बच्चू? अशोक का क्या मतलब? नहीं, गलत आंसर है। बहुत सारे लोगों का गलत आंसर है। सही आंसर सोचिए। पर मेरा एक साथ 2 एग्जाम क्लियर हुआ है। थैंक यू, आपको भी थैंक यू। आप जब कामयाब होते हैं तो हमारी चीज़ें प्रतिस्थापित होती हैं। अरे संघमित्रा यार, वो श्रीलंका भेजे गए लोग हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। जो भी मन में नाम आ रहा है, सोचना है, विचार करना है। हमने आपको बताया है, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, या तो बहुत समय हो गया हमको पढ़ाए हुए, ठीक है, जो प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे। प्राचीन इतिहास अभी कितने तारीख से स्टैटिक जी के चलेगा? 1 जुलाई से 1 बजे। उसके बाद में फिर आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ये सब आप बताएंगे, है ना? महावीर प्रसाद द्विवेदी बता रहे हो? सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। सुहस्तिन नाम है उस व्यक्ति का, सुहस्तिन। क्या नाम है? बोलिए एक बार। सुहस्तिन, जिसने आपका क्या किया था? श्वेतांबर शाखा का प्रचार दक्षिण भारत में किया, दक्षिण भारत में। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर रहे, इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है। सुहस्तिन, कमाल। कुछ साथियों ने और दिया होगा, शायद मुझे दिखा भी ना हो। निम्नांकित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है, जो मौर्य राजवंश में नहीं आता? तो मौर्य राजवंश में कौन आता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और आपका अशोक। CBA, उल्टा बोलते हैं, CBA। तो बृहद्रथ का संबंध क्या इससे है? मौर्य वंश से, बताओ। सॉरी, बिंबिसार, बिंदुसार नहीं है ना, बिंबिसार। गलत, 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 गलत। बिंदुसार होना चाहिए था, बिंदुसार। हम बी पे चले गए, हमने देखा बिंबिसार, बी ही लिखा हुआ है, तो होता तो यही, लेकिन बिंबिसार थोड़ी है, वो तो बिंदुसार है। बिंबिसार का संबंध किससे है? बिंबिसार है हर्यक वंश का शासक, हर्यक वंश का संस्थापक है, हर्यक वंश का संस्थापक। और सबसे लंबे समय तक पूरे भारतवर्ष में राज करने वाला व्यक्ति है। कितने वर्ष राज किया था बताइए? बिंबिसार ने 544 AC में 544 BC में गद्दी पे बैठा था, और 492 BC तक गद्दी पर रहा था। यानी 44 और 8 कितने हो गए? 44 और 8, 52 ईयर्स रूल किया है। 52 ईयर्स, ट्रॉपिकल एकदम से सही है। 52 ईयर्स इन्होंने रूल किया। और देखो, हर्यक वंश से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे यहाँ पर वंशावली हुई तो वो क्या है? वो है हर्यक आया, फिर से सुनाग आया, फिर नागदशक आया, और फिर कौन आए थे? फिर आए थे मौर्य। फिर कौन आए थे? आपका मौर्य। तो पहले हर्यक वंश है, पहले कौन है? पहले हर्यक वंश है, फिर आपका बिंबिसार ने स्थापना की, फिर आपका शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी, शिशुनाग ने। फिर नंदवंश आया, नंदवंश, जिसकी स्थापना महापदम नंद ने की। और इस वंश का अंतिम शासक घनानंद को हरा करके आचार्य चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम कभी एक क्लास रखें, एक सेशन रखें, आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में क्या शिक्षाएं दी हैं, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहकर, मतलब क्या सिखाया होगा उन्होंने, कौन सी नीति सिखाई होगी कि वो चक्रवर्ती सम्राट बन पाए, तो कभी हम एक सेशन रखेंगे तो आप उसको जरूर देखना, है ना? ओके। तो क्या बोलेंगे? ये 4 वंश हुए क्रम से आपका। तो बृहद्रथ, बृहद्रथ क्योंकि अंतिम शासक है, अंतिम शासक है, ठीक है। अच्छा, मौर्य जो व्यवस्था है वो किस पुस्तक में दी गई है? मौर्य शासन व्यवस्था, यानी राजा को कैसा होना चाहिए?
राजा को कैसा होना चाहिए, कैसी किसी कहीं पर भी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, राजा बड़ा होता है कि राजा का निर्माता बड़ा होता है? आंसर करें जरा इस बात का। मौर्य शासन व्यवस्था जो है वो दी गई है आपका अर्थशास्त्र में, और अर्थशास्त्र कोई आपका क्या बोलेंगे आर्थिक पुस्तक नहीं है, ये राजनीति की पुस्तक है। इसका विषय क्या है? राजनीति, यानी कि इसका जो विषय है, बहुत पूछा जाता है, राजनीति इसका विषय है। और अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं, इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। ऐसा नहीं, इनसे पहले भी बहुत अर्थशास्त्र लिखे गए थे, इनके बाद में भी बहुत अर्थशास्त्र लिखे गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रासंगिक है वो यही है। इन्हीं को क्या बोलेंगे, आचार्य चाणक्य कहा गया। और चाणक्य कौन है? यही चाणक्य हैं जो पीएम बने थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, प्रधानमंत्री थे। आपने बताया कौन बड़ा होता है, राजा या राजा का निर्माता? तो आप कहेंगे भैया राजा का निर्माता बड़ा होता है, क्योंकि राजा तो क्षणिक होता है, और राजा हमेशा के लिए हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। राजा तो बदलते रहते हैं, लेकिन राजा के जो निर्माता होते हैं वो बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। मौर्य शासन व्यवस्था होगी। एक बात मुझे बताइए, आपका जो मौर्य वंश था वो कितने वर्षों तक रहा था कुल? मौर्य वंश रहा था कुल भारत में, आपका मौर्य वंश रहा था 137 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 137 वर्षों तक रहा था। जैसे कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य कब आया था? 322 में गद्दी पर बैठा था, 322 एडी में, और 298 एडी तक रहा था। 298, सॉरी ईडी बोल रहा हूँ, बीसी, 298 बीसी तक ये रहा था। फिर इसके बाद में बिंदुसार रहा था 298 से 273। बिंदुसार का कार्यकाल कितना है? इन तीनों का पूछा जाता कार्यकाल। बिंदुसार फिर गद्दी पर बैठा था 298 से लेकर के 273 बीसी तक था। और 273 बीसी पर यहीं पर डाउट आता है कि 4 वर्ष तक सिंहासन खाली रहा, तो अशोक गद्दी पर किस वर्ष बैठा था तीसरा? तो वो 269 में बैठा। कब? 269 बीसी में। और अशोक गद्दी पर कब तक रहा था? अशोक का शासनकाल, अशोक का शासनकाल अगर हम आपसे पूछें, अशोक सम्राट, महान सम्राट अशोक का शासनकाल, जिन्होंने दुनिया को एक दिशा दिखाई, तो क्या बोलेंगे? ये भैया आपका 269 बीसी से 232 बीसी। तो क्वेश्चन पूछा था कितने वर्षों तक अशोक का शासनकाल रहा था? तो घटा के देखिए, 7 आपका, और आपका 7 हो गया और 3 हो गया, 37 वर्षों का शासनकाल है। कितने वर्षों का? 37 वर्षों का शासनकाल है, 37 वर्षों का। अच्छा, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, मौर्यों का जो अंतिम शासक था वो कौन था? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, तो अंतिम शासक था जो ऑप्शन डी है, बृहद्रथ। और याद रख लेना, इसको हम बोलते हैं आपका मगध। तो मगध जो शुरू हुआ था वो बृहद्रथ से शुरू हुआ था। मगध शासन में ये 4 वंश हुए, बृहद्रथ पर ही खत्म हुए। हर्यक, शशुनाग, नागद, आपका नंदवंश और मौर्य वंश कहाँ खत्म होते? बृहद्रथ पर। और इस बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी? बृहद्रथ की हत्या, तो बृहद्रथ की जो हत्या की थी वो की थी आपका किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। और किस वंश की नींव डाली थी? पुष्यमित्र सुंग ने। पुष्यमित्र सुंग ने भैया सुंग वंश की स्थापना की थी। किसकी? सुंग वंश की स्थापना की थी, सुंग वंश की। भैया बिंबिसार को श्रोणिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोणिक भी कहते हैं। दिखाइए जरा, ऊपर आंसर करो। एक साथी ने हमारे ने कुछ वर्ष लिखे हैं। कौन है? इनका नाम है क्रेजी यूट्यूबर। अरे यार नाम बदलिए, ऐसा नहीं, मतलब अच्छा सा नाम रखिए कुछ, जितना तुम ऐसे नॉलेजेबल क्वेश्चन दे रहे हैं। आंसर करा आपने। बिंबिसार 544 से 492, अजातशत्रु 492 से 460, उदयन 460 से 444। देखो ये बड़ी कमाल बात है, पहले 52 वर्ष शासन किया, फिर 32 वर्ष दूसरे राजा ने, और तीसरे राजा ने किया 16 वर्ष शासन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत कमाल। क्लैपिंग करिए भाई के लिए। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? ये ऐसे बच्चों के जवाब उन बच्चों के लिए होते हैं जो कहते हैं यार हमको तो डेट याद करने में बहुत परेशानी होती है, बहुत मुश्किल होती है। जिस चीज के लिए आप जैसी धारणा बना लोगे वैसा ही माइंडसेट आपका हो जाएगा, और आपका दिमाग फिर हमेशा रिएक्ट करेगा डेट्स के नाम पर। अरे यार डेट्स तो याद नहीं होती। लेकिन जब आप बोलोगे नहीं डेट याद कैसे नहीं होंगी, जब आप मुसीबत से लड़ेंगे मुसीबत तब हल होगी, ठीक है। ऐसे नहीं आप मुसीबत से पहले डर के बैठ जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर डर का माहौल हमेशा बना रहेगा। जो पानी से डरेगा वो हमेशा पानी के पास, जो ऊंचाई से डरेगा वो हमेशा ऊंचाई पर डरेगा। लेकिन जब वो उस डर को पालेगा, उस डर को मतलब उससे फाइट कर लेगा, तो वो डर उसका तभी दूर हो सकता है, अन्य कोई विकल्प नहीं है साथी, है ना। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था वह कहां से शासन कर रहा था? तो क्या बोलेंगे? मकदूनिया। मकदूनिया क्यों कह रहे हो तुम सब? मकदूनिया कैसे हो जाएगा? सीरिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया सीरिया के शासक आपका, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम है? सेल्यूकस निकेटर। एक का देख के आंसर लिखने लगते हो। सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? सीरिया का क्षेत्र दिया था भाई उसके पास में आपका जो सिकंदर था। सिकंदर भारत कब आया? 326 में आया।
सिकंदर कब आया भारत, बताना जरा। सिकंदर, पहले सिकंदर पर आते हैं। सिकंदर आया भारत में, सिकंदर आया 326 बीसी में। 326 बीसी में उसने क्या किया, प्रवेश किया। और वापस कब गया था, वापस आप जानते ही, वापस जाते समय बेबीलोन में उसकी डेथ हो गई थी। 323 आपका बीसी में क्या हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। बोकेफला उसका घोड़ा था, बोकेफला नगर उसने भारत में बसाया। ये सब कहानियां हैं। मुझे बताओ एक बार फटाफट से कि उसकी सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, किस नदी को। तो आप कहेंगे भैया उसकी सेना जो है पहले तो आई थी आपका और झेलम के किनारे तक आ गई। तो झेलम पर, यहाँ पर उसने युद्ध लड़ा था, झेलम युद्ध, जिसको यूनानी साहित्य में क्या कहा गया है, जिसको हाइडे स्पीच वॉर कहा गया। हाइडे स्पीच, बताओ इसने किससे लड़ा था, हाइडे स्पीच, जिसको साथी क्या बोलते हैं, क्योंकि झेलम का पुराना नाम क्या बताया था हमने आपको, वितस्ता। तो इसको वितास्ता का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध लड़ा था जब वो भारत में आया था उसके अगले वर्ष 325 बीसी में। और ये युद्ध उसने लड़ा था राजा पोरस के खिलाफ, जिनको राजा पुरु कहते हैं। राजा आम्भिक ने इसको बुला लिया था, राजा आम्भिक ने बुलाया था। पोरस जो कि कहाँ पर थे, आपका पंजाब में थे, पंजाब में। यहाँ पर इनके खिलाफ में क्या बोलेंगे, ये युद्ध लड़ा था। और उसके बाद में ये वापस गया। तो वापस गया तो इसने क्या किया, इसकी मौत हो गई तो इसने अपने जितने भी जो इसके सेनापति थे, जैसे कि जल सेनापति था इसका निर्याकस, थल सेनापति था इसका सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन है, इसका थल सेनापति था। तो ये अपने सेनापतियों के बीच में, इसके समय एक इतिहासकार आया था अरिस्टोबुलस, तो उसको भी इसने बहुत सारा क्षेत्र दिया था। तो इसने बहुत सारे लोगों को दिया। तो सीरिया का जो क्षेत्र है वो सेल्यूकस निकेटर को मिला। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको किस वर्ष में हराया था, तो ये युद्ध हुआ था आपका 305 बीसी में। कब, 305 बीसी में। फिर इसने क्या किया था, अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव दे दिया था। और इसकी बेटी का क्या नाम था बताओ, जिसको हेलेना कहा जाता है, हेलेना। और कई जगह उसका नाम क्या मिलता है, कार्नेलिया। तो दोनों ही नाम उसी के हैं, हेलेना और कालेनिया, दोनों नाम प्रचलित हैं। इसने क्या बोला, अपनी बेटी की शादी करवा दी और 4 प्रांत दिए थे। कौन कौन से 4 प्रांत दिए थे, एक प्रांत का नाम लिखिए, काबुल, कांधार, मकरान, हेरात। काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, 4 प्रांत दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कहा हमारा दिल भी बड़ा, तुम 500 हाथी ले लो। तो उसने 500 हाथी गिफ्ट में दिए थे उल्टे। तो ऐसे इनका रिलेशन बना था, ठीक है। और इसी सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, इसी सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत आया था पाटलिपुत्र में। इसी का एक एम्बेसडर आया था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था मैगस्थनीज। क्या नाम था, मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, इसकी बुक का नाम है इंडिका। तो इंडिका पुस्तक में क्या बताया गया है, ये क्वेश्चन बनता है, इंडिका में क्या बताया गया है। तो इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा को डिफाइन किया गया है, यानी पाटलिपुत्र का प्रशासन क्या बताया गया है, सॉरी क्या बोलेंगे, इसमें बताया गया है आपका पाटलिपुत्र का प्रशासन। पाटलिपुत्र का प्रशासन इसमें बताया गया है। उसने बताया पाटलिपुत्र को, हालांकि उसने पाटलिपुत्र नहीं कहा, इस पाटलिपुत्र को उसने कहा था पालीब्रोथा। तो पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया था उसने, बोलो, पालीब्रोथा नाम से पुकारा था। और उसने बताया था यहाँ पर भैया जो है आपका क्या बोलेंगे कि आपका विभिन्न जातियों में विभक्त है, भारतीय व्यवस्था के बारे में लिखा और 2 अधिकारियों का वर्णन किया था। 2 अधिकारी कौन कौन से बताए थे इसने, पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य के समय 2 अधिकारी। तो एक तो था एग्रोनोमई। तो एग्रोनोमई को याद रख लेना, एग्रीकल्चर से यानी कृषि संबंधित अधिकारी। बाकी सड़क वगैरह आदि के लिए, व्यवस्था के लिए वो एरिस्टोनोमई था, एरिस्टोनोमई। तो 2 अधिकारियों का जिक्र किया, एग्रीनोमई और एरिस्टोनोमई। ओके, याद रखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करेंगे आपसे चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने साथी आपका जो जैन धर्म की शिक्षा ली थी या नहीं ली थी, क्योंकि इसके समय पर एक अकाल पड़ा था, लोग मारे गए थे, तो ये खुद को जिम्मेदार समझता था चंद्रगुप्त मौर्य। और इसने बाद में क्या किया था, चंद्रगुप्त ने आपका संलेखना व्रत से अपनी जान दी थी। संलेखना व्रत यानी कि भूखे रह करके जान दे दी थी। संलेखना व्रत इसको कहा जाता है जैन धर्म में। कहाँ से संबंध है, जैन धर्म से। तो याद रख लेना, इसने जो आपका जैन धर्म की जो दीक्षा ली थी वो किससे ली थी, तो जैन धर्म की दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से। किससे, भद्रबाहु से। और इसके चंद्रगुप्त के जो अंतिम दिन थे वो कहाँ गुजरे थे, अंतिम दिन, या ये भी पूछ लेता है जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल कौन सा, तो वो है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला बताओ किस राज्य में पड़ता है श्रवण बेलगोला, तो श्रवण बेलगोला पड़ता है आपका कर्नाटक में। और यहीं पर जो चंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं वहीं पर संलेखना व्रत किया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, बहुत बढ़िया, श्रवण बेलगोला। तनु गंगास जी ने बहुत ठीक आंसर किया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो राज्याभिषेक हुआ कब, राज्याभिषेक हुआ 269 में, अभी मैंने आपको बताया। तो उसके 8 वर्षों के बाद में, 8 वर्ष का मतलब 261 बीसी में, 261 बीसी में। ठीक है, 261 बीसी में। और कलिंग कहाँ पर था, कलिंग मुझे बताओ, कलिंग कहाँ पर था आपका, कलिंग था आपका उड़ीसा में, उड़ीसा में। कलिंग की राजधानी क्या थी बताओ,
कलिंग कहाँ पर था? उड़ीसा में। कलिंग की कैपिटल क्या थी? कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी थी आपका, कलिंग की राजधानी थी, क्या बोलेंगे? कलिंग की राजधानी थी आपका तोसली। क्या नाम था? कलिंग की राजधानी थी तोसली। और जो यहाँ पर इसने युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था वो कौन सी युद्ध नीति थी? तो इसकी युद्ध नीति थी आपका भेरी घोष, यानी ये जीतना चाहता था सबको, सबको जीतना चाहता था, भेरी घोष। इसीलिए दया नदी के किनारे राजा जो पद्मनाभ था उसके खिलाफ इसने युद्ध लड़ दिया, लेकिन युद्ध में 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और इसके बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म की तरफ वो इच्छुक हुए। तो भेरी घोष की जगह, भेरी घोष की जगह फिर कौन सी नीति अपना ली थी अशोक ने ताकि दुनिया में शांति स्थापित किए? तो उसकी जगह धम्म घोष की नीति। किसकी? धम्म घोष की नीति अपनाई, धम्म घोष की नीति। मुझे बताइए अशोक के किस अभिलेख में आपका ये जो कलिंग आक्रमण है इसका जिक्र है? तो कलिंग आक्रमण जो है आपका, कलिंग आक्रमण, इसका जिक्र किस अभिलेख में है? किस शिलालेख में, ये कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कलिंग आक्रमण, तो कलिंग आक्रमण का जो जिक्र मिलता है वो अशोक के 13वें शिलालेख में है। किसमें है? जो उसके 13वां जो रॉक एडिक्ट था, 13वां जो शिलालेख था उसमें उसका जिक्र मिलता है। 13th रॉक एडिक्ट में उसको जिक्र मिलता है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, अशोक के बारे में एक क्वेश्चन और बन जाएगा यहाँ से कि अशोक के पीएम कौन थे? अशोक के पीएम बताओ जी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य तो उन्हें वो आचार्य चाणक्य, उनके पोते थे राधा गुप्त। कौन? राधा गुप्त। तो इन्होंने इनको गद्दी पे बिठाया था इनके भाई सुसीम के खिलाफ युद्ध करके, जैसे कि आपका वहां पर आचार्य चाणक्य ने स्थापित किया था। अशोक की माता का नाम बताओ। अशोक की माता, पिता तो बिंदुसार हो गए, फर्स्ट सिजेरियन सन बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। क्या नाम था? सुभद्रांगी। अच्छा, बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे ली थी? बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे ली अशोक ने? बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने ही भतीजे, जिस भाई को मरवा दिया था सुसीम, उसी का बेटा बौद्ध सन्यासी बन गया था बाद में, सुसीम नाम से, ठीक है। तो बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। किससे प्रेरणा लेकर के? जो प्रेरणा ली थी, जो इंस्पिरेशन लिया था वो लिया था निग्रोथ से। किससे? अपने ही भतीजे निग्रोथ से, ठीक है। जो इनकी गद्दी पर इनके सवालों को देकर के संतुष्ट कर दिया था और अपनी गद्दी अशोक ने दे दी अपने भतीजे को, मतलब उनके पिता को मरवा दिया, भाई को, और बाद में अपने भतीजे को गद्दी दे दी और ये कहा कि तुम इस गद्दी के उत्तराधिकारी हो। लेकिन एक बच्चे, छोटे से बच्चे ने कह करके त्याग कर दिया कि मैं इन भावनाओं को बहुत पहले ही त्याग कर चुका हूँ, मेरे लिए राज सिंहासन की कोई कीमत नहीं है। तो अशोक तब प्रभावित हुआ, बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन बौद्ध धर्म की कभी भी पूछे आपसे दीक्षा किससे ली थी? बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी बताइए? तो वो ली थी उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त से ली थी, उपगुप्त से, याद रख लेना, ठीक है। उपगुप्त से ली थी। अशोक का नाम क्या मिलता है ज्यादातर शिलालेखों में? देवनाम प्रियदर्शी, ये जानते हो? देवनाम प्रियदर्शी मिलता है, देवनाम प्रियदर्शी, ओके। निम्नलिखित में से किस देश में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? अशोक का कोई, अफगानिस्तान में मिला है, हाँ जी, ऐसे अफगानिस्तान, ऐसे अरमाइक लिपि में। यहाँ किस किस आपका स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे? अरमाइक लिपि में लिखे हुए थे, अरमाइक लिपि में, अरमाइक लिपि में, ठीक है। भारत में जो लिपि कौन सी थी? भारत में थे ब्राह्मी लिपि में। जितने भी मिले भारत में किस स्क्रिप्ट में मिले? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिले, ठीक है। श्रीलंका में कोई आपका शिलालेख नहीं मिलता। पाकिस्तान आप जानते हैं भारत का हिस्सा था, तो यहाँ पे खरोष्ठी लिपि में, किसमें? और इंडो ग्रीक में, यूनान की तरफ, ठीक है, इराक ईरान की तरफ, खरोष्ठी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में। अशोक के याद रख लेना। जैसे यहाँ पे श्रीलंका है, तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया था, हाँ या ना? आप कहोगे हाँ जी कराया था। तो किसको भेज करके? अपने पुत्र महेंद्र, और पुत्री किसको भेजा था? संघमित्रा को। किसको? पुत्र। और उधर आपका मध्यम को भेजा था, किधर? उत्तर दिशा की तरफ। मध्यांतिक को किधर भेजा था? चाइना की तरफ भेजा था। तो इस तरह से प्रचार प्रसार कराया बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनको किसने खोजा? अभिलेख किसने खोजे? नाम बताओ। उसके अभिलेखों को किसने डिस्कवर किया? तो किसने डिस्कवर किया था? टी फैंथेलर ने। किसने? टी फैंथेलर ने उसको खोजा, और टी फैंथेलर ने खोजा 1750 में। लेकिन कभी भी पूछे अशोक के जो अभिलेख हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, वो पढ़ी किसने? तो वो पढ़ी किसने? जेम्स प्रिंसिप ने। कौन व्यक्ति कामयाब हुआ पहला? जेम्स प्रिंसिप हुआ। और जेम्स प्रिंसिप ने उनको कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा, 1837 में। कितने कुल बताइए, कुल रॉक एडिक्ट कितने हैं उसके? कुल शिलालेख कितने हैं अशोक के? तो अशोक के कुल शिलालेख हैं आपका, कुल शिलालेख मिलते हैं आपका 14। और पिलर एडिक्ट की बात करें, स्तंभ लेख कितने मिलते हैं अशोक के? तो स्तंभ लेख मिलते हैं अशोक के आपका 7। अगर आपसे पूछे उसके जो केव एडिक्ट है वो कितने मिलते हैं? गुहा लेख कितने मिलते हैं? तो गुहा लेख मिलते हैं 3। क्या बोलोगे? गुहा लेख 3 मिलते हैं। मुझे बताइए अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में कहा था? अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट, स्वयं को एम्परर ऑफ मगध किस में कहा? स्वयं को, सॉरी,
मगध का सम्राट किसने कहा? स्वयं को मगध का सम्राट किसने कहा? तो स्वयं को मगध का सम्राट कहा था आपका किसने? तो स्वयं को मगध का सम्राट इसने कहा है भब्रू अभिलेख में। किसमें? भब्रू अभिलेख में कहा है। अब मुझे आप बताओ, भब्रू अभिलेख की जो प्राप्ति हुई है, भब्रू स्क्रिप्ट की जो प्राप्ति हुई है, वो कहाँ से हुई है? तो वो राजस्थान से हुई है। कहाँ से? राजस्थान से मिला है भब्रू अभिलेख, जिसमें स्वयं को क्या बोलता है? मगध का सम्राट कहता है। ओके, नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा एनजीटी की स्थापना कब हुई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की 2007, 8, 9 या फिर 2010 में? तो याद रखना, इसकी स्थापना 2010 में हुई, 2010 में। और इंडिया जो बना था, इसका तीसरा देश बना था। पूछा जाता है इंडिया एनजीटी को स्थापित करने वाला कौन सा देश बना था? तीसरा देश बना था, तीसरा देश। क्योंकि इससे पहले, भारत से पहले कौन कौन थे? एक तो ऑस्ट्रेलिया था, और इससे पहले एक न्यूजीलैंड बना था, दूसरा देश। इसके बाद में आपका जो तीसरा बना था वो भारत बना था, भारत। और ये स्थापना हुई थी आपका 18 अक्टूबर 2010 को। कहाँ पर हेडक्वार्टर है एनजीटी का? तो एनजीटी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? एनजीटी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कितने इसके रीजनल ऑफिस हैं? रीजनल ऑफिस कितने हैं इसके? क्षेत्रीय कार्यालय। रीजनल ऑफिस की बात करें तो क्षेत्रीय कार्यालय इसके 4 हैं। कितने क्षेत्रीय कार्यालय इसके? 4 हैं। भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता। भोपाल, पुणे, पुणे में है एक आपका, एक साथी आपका चेन्नई में है, और एक है आपका कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। इसके अध्यक्ष बताइए कौन है? इसके अध्यक्ष, पहली बात तो ये भी याद होना चाहिए आपको, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। तो इसके अध्यक्ष कौन है बताओ फटाफट में? वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? कभी भी कोई व्यक्ति चेंज होगा तो आप उसको कर लेंगे, लिखे थम्सअप करो जी भैया। करंट अफेयर्स हम देखते हैं, हमको आपसे ज़्यादा जानकारी है भैया करंट अफेयर्स की, और कभी भी कोई व्यक्ति अगर बदल जाएगा तो हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जो कि 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा। नियुक्ति हमेशा आपका, नियुक्ति मतलब केंद्र सरकार करती है, लेकिन सीजीआई के परामर्श से करती है। सीजीआई के परामर्श यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश को, उसके परामर्श से इसकी नियुक्ति होती है। कोई दिक्कत? ठीक है ना? थम्स अप नहीं किया तुमने? करंट अफेयर्स में भैया किसी भी व्यक्ति का नाम मैं आपको बताऊंगा तो करंट अफेयर्स में, क्योंकि वो चेंज होता रहता है, वो स्टैटिक डेटा नहीं है। तो स्टैटिक डेटा नहीं है, इसका मतलब क्या है? बदल सकता है, कभी भी कल बदल सकता है, आज बदल सकता है, 3 दिन बाद बदल सकता है, और हम उसको फिर क्या बोलेंगे? नोट डाउन कर लेंगे हमेशा अपने नोट्स में। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्राप्त हुआ था? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। होशंगाबाद कब शुरू हुआ था? मध्य प्रदेश से। 1977 का आंदोलन, 1977 में। ठीक है, होशंगाबाद का नाम बदल दिया गया। अब होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया बताओ? नाम बदल के, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है, नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम कर दिया गया, नर्मदापुरम, ये हमको पता होना चाहिए। अच्छा, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी बताओ? भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन यानी जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो अपनी ज़मीन उनको दान कर दो, जिनके पास नहीं है। इसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? भारत के किस आंदोलन को आपका रक्तहीन, क्या बोलोगे? रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। तो ये पहला भूदान हुआ था पोचमपल्ली में। कहाँ पर? पोचमपल्ली में हुआ था आपका, पोचमपल्ली, जो कि कहाँ पर है आपका? आंध्रा। आंध्रा बोले तो तेलंगाना कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तेलंगाना, क्या बोलोगे? तेलंगाना में। तेलंगाना में कब? 1951 में। किसने चलाया था? 1951 में इसको चलाया था आपका विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे, जिनको हम गांधी जी का आध्यात्मिक पुत्र भी बोलते हैं, या जिनको हम एक राष्ट्रीय अध्यापक का भी दर्जा देते हैं, विनोबा भावे जी। याद रखना, किसको हम नेशनल टीचर बोलते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक का दर्जा किसको दिया जाता है? तो वो है आपका विनोबा भावे, विनोबा भावे। भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जेनेटिक रिसोर्सेज, जेनेटिक्स तो समझते होगे ना, है ना? जेनेटिक्स बोलते हैं ना, ये जीन्स में आया है। नॉलेज का ट्रांसफर होता है कई बार, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर का कई बार ट्रांसफर होता है जीन्स के माध्यम से। तो जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है, हैदराबाद में। और याद रख लेना, हैदराबाद में ही अभी भारत का पहला गोल्ड एटीएम शुरू किया गया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम, यानी कि आप गोल्ड के रूप में यहाँ से सिक्का धारण कर सकते हैं। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी क्या है? गोल्ड सिक्का। क्या बोलोगे? कंपनी का नाम भी क्या है? गोल्ड सिक्का। क्या बोलोगे? गोल्ड सिक्का कंपनी का नाम है, याद रखना। भारत का पहला अनाज एटीएम बताओ कहाँ पर है? भारत का पहला, जो पहला साथी ग्रेन एटीएम है, भारत का पहला जो आपका अनाज एटीएम है वो कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो अनाज एटीएम स्थापित हुआ है आपका गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में स्थापित हुआ है। गुरुग्राम, गुरुग्राम कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में आपका स्थित है, हरियाणा में। नेक्स्ट।
बताएंगे जी। भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था? जो जितने भी हमारी कोल माइंस थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया, कब? तो 1971 से 75 के दौर में कर दिया गया, 1971 से 75 के दौर में। अब मुझे बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना इस समय पर थी, आपको बताना है। अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला की कितनी किस्में हम जानते हैं? तो कोयला की भैया 4 किस्म होती हैं। बताओ सबसे अच्छी कौन सी साथी उसका प्रकार होता है? 4 किस्म होती हैं इसकी। तो 4 किस्म में सबसे अच्छा है एंथ्रेसाइट। कोयला कब अच्छा माना जाएगा? जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा हो। तो एंथ्रेसाइट में क्या होता है? लगभग 95%। ये लगभग में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। होने को 96, 97, 98 भी होता है कई बार। एंथ्रेसाइट होता है। फिर आपका बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस। फिर ये घटता चला जाता है, इसमें 85% के आसपास हो जाता है, मैक्स 85% क्या होता है? कार्बन होता है। तीसरा जो होता है वो होता है आपका लिग्नाइट। और चौथा आप बताइए, चौथा आप सबको बताना है। लिग्नाइट में क्या होगा? ये 50% के आसपास रह जाता है। और फिर आता है पीट कोयला, 30% के आसपास। पीट कोयला क्या होता है? पीट कोल। ये सबसे खराब किस्म होती है कोयले की। कितनी? सबसे खराब किस्म होती है, भूरे रंग का होता है और मतलब नमी ज़्यादा सोख लेता है, ठीक है। पीट कोयला बोलते हैं, पीट। बहुत ठीक आंसर आया भाई, पीट कोयला इसको कहते हैं। ओम का नियम और के बीच संबंध का वर्णन करता है। ओम का नियम किस किस के बीच में? तो V इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल्स टू आई आर का क्या मतलब हुआ? तो यानी कि एक तो विद्युत धारा हो गया आपका, विद्युत धारा हो गया, और एक क्या हो गया आपका? वोल्टेज, यानी कि विभवांतर हो गया, विभवांतर। V फॉर विभवांतर हो गया, ठीक है। और किस पर होता है? V समानुपाती I। जो हमारा वोल्टेज है I के समानुपाती होगा, लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। किस पर? एक नियत तार पर। पढ़ा होगा ना तुम सबने ओम का नियम कि मतलब कि एक निश्चित ताप पर जो बहने वाली धारा होती है वो उसके विभवांतर के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका वोल्टेज। कौन? आपका करंट। करंट होता है, करंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वी के होता है, वी के। इसी से हम बहुत सारी चीज़ें आई इक्वल्स टू वी अपन आर निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसको, आर इक्वल्स टू वी अपन आई कर सकते हैं। 102 ओम आपका और 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में आपका, समांतर क्रम में समायोजित हैं, संयोजित हैं। इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध तो किस में है? आपका समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम का क्या फॉर्मूला होता है? समानांतर क्रम का होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो 1/r ही तो हमको निकालना है, तो 1/r निकालेंगे तो क्या आएगा आपका? 1/102 आ जाएगा, प्लस 1/15 आ जाएगा, और 1 बटे क्या आ जाएगा आपका? 1/30 आ जाएगा। यार इसका एलसीएम तो बहुत कठिन पड़ेगा। एलसीएम बताइए जी फटाफट से, फटाफट से आंसर करें। नहीं 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 नहीं, ऑप्शन अलग है, ये तो आ ही नहीं सकता इस प्रोसेस से सॉल्व हो गए। 7.565 55, यानी कि कुछ गलत टाइप हो गया है। ये तो आंसर आ ही नहीं सकता इससे। तो क्या होगा इसमें? ओम ओम 110। अभी हम देख लेते हैं, हमें 1 सेकंड का टाइम दीजिए, कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। 10, 15, 30, 30 से हम इसको करते हैं तो 3, 3, 3, 2, 5 और 1 6, 6/30, यानी कि आपका 1/5, और 5 तो ऑप्शन आ सकता है इसका, लेकिन वो पॉसिबल है 10 पर, सिर्फ और सिर्फ 10 ओम करेंगे भैया इसको। क्या करेंगे इसको? इसको 10 ओम करोगे। क्या करोगे? इसको 10 ओम करिए, 10 ओम। 102 ओम, ऐसे चीज़ें नहीं मिलती, ऐसा डेटा कभी नहीं मिलता। ओम, 10 ओम, 10 ओम करिए इसे। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो इस पर अब आ जाएगा आराम से। इसका एलसीएम 30 हो गया, तो 10 तिया 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 30 से कम 30 हो गया, यानी कि 6/30 हो गया, यानी कि 1/5 हो गया, और 1/5 आर, 1/r बराबर 1/5 हो गया, तो आर बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अच्छा, इसी को हम ये बोल दें, इसी डेटा को हम बोल दें कि ये डेटा जो है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो 5 ओम आ गया। अगर सीरीज अर्थात ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो तब क्या आंसर होगा? फटाफट से आंसर करो। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? कैपिटल आर, यानी कि इसको अगर हम जोड़ें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। कितने भी प्रतिरोध दिए हों सबको सिर्फ जोड़ दो, तो 10 प्लस 15 प्लस 30 हो जाएगा, यानी कि आपका 45 10 55 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 ओम हो जाएगा। 55 ओम सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत कमाल, सभी लोगों का है 55 ओम। माचिस की तीलियों में क्या होता है? आप माचिस को जलाते हैं, बताइए जरा क्या होता है उसकी तीलियों में? तो उसकी तीलियों में सल्फर होता है क्या? नहीं भैया, उसकी सीली क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। क्या? रेड फॉस्फोरस उसको बोलते हैं। और फॉस्फोरस की जो खोज की थी वो किसने की थी? फॉस्फोरस की खोज की थी आपका हैनिंग ब्रांड ने। किसने? हैनिंग ब्रांड ने उसकी खोज की थी, हैनिंग ब्रांड ने। और याद रख लेना, इसको हमेशा कैसे रखा जाएगा? पानी में रखा जाता है। कैसे? पानी में रखा जाता है जब ये अपने प्योर फॉर्मेट में होता है, ताकि आग न पकड़े। क्या बोलोगे? पानी में इसको रखा जाता है।
अच्छा, इसी फॉस्फोरस से बनता है एक फॉस्फोरिक एसिड। क्या बनता है? फॉस्फोरिक एसिड बनता है। उसका फॉर्मूला आपको बताना है। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बताइए। तो फॉस्फोरिक एसिड होता है आपका H3PO4। क्वेश्चन पूछा जाता है जो फॉस्फोरिक एसिड है ये क्या काम आता है? तो जितनी भी रस्टी चीज़ें होती हैं, जंग लग जाता है जिन वस्तुओं पर, जंग लगी वस्तु जो होती है उनको साफ कर देगा। जंग लगी वस्तु को क्या कर देता है? साफ कर देता है। अच्छा, फास्फोरस का आपका प्रतीक चिन्ह तो जानते हो ना, P होता है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक बताइए कितना होता है? उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो एटॉमिक नंबर होता है 15। कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 15। आज हम आपको एक होमवर्क देते हैं, जैसे हमने कई बार दिया है। जितना होमवर्क आज हम आपको दे रहे हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को आप जानते होगे उनके प्रतीक चिन्ह। जैसे कि हम आपको कोई प्रतीक चिन्ह बताते हैं। सोडियम है, सोडियम। तो सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? अब सोडियम तो क्या बोलोगे आप भैया? ऐसे होना चाहिए, सोडियम एसओ होना चाहिए। लेकिन इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Na होता है। तो Na इसका प्रतीक चिन्ह क्यों है? क्यों है इसका प्रतीक चिन्ह? क्योंकि इन सब के कुछ ना कुछ लेटिन नेम होते हैं, और उन्हीं लेटिन नेम का क्या होता है? लेटिन नाम से पहला अक्षर ले लिया जाता है। जैसे सोडियम का होता है नेट्रियम। जैसे कि आपका अगर हम बात करें गोल्ड, गोल्ड का साइन क्या होता है? गोल्ड का क्या जीओ होता है? आप कहेंगे नहीं, एयू होता है। तो इसको कहते हैं ऑरम। क्या होता है ये ऑरम होता है, ऑरम होता है। तो ऐसे ही अलग अलग आप देखेंगे, अलग अलग आप देखोगे। जैसे कि पारा का HG होता है। तो आज हम आपको टास्क दे रहे हैं, आप सभी एलिमेंट्स के जो लैटिन नेम है ना चर्चित के, वो आप पढ़ोगे। थम्स अप करो जी भैया, हम पढ़ लेंगे। कई बार पूछ लेता, लेटिन नेम पूछ लेता किसी भी एलिमेंट का, कि भाई किसी एलिमेंट का लेटिन नेम क्या होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? लैटिन नेम क्या होगा? कर लेंगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं जी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? किया जरूर किया है ना? करना जरूर है। जब मैं बोलूँ टास्क दे रहा हूँ तो उसको करना है, प्लीज करना है। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या? आपका बेकिंग सोडा, आपका धावन सोडा। तो धावन सोडा क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू NH2 होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3 होता है। और कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH होता है। क्या होता है? NaOH होता है। देखो, बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं खाने का सोडा। इसको क्या बोला जाता है? इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। ईटिंग सोडा भी इसको बोलते हैं, खाने का सोडा। ठीक है। और कई बार क्या होता है, जैसे मधुमक्खी खा जाए तो उस पर क्या बोलेंगे? आपका खाने का सोडा आपके घर रखा हुआ, उसको लगा लो, एकदम से राहत दे देगा, एकदम से राहत दे देगा। तो मधुमक्खी का डंक। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनेगा, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? किसी भी डंक में, चाहे ततैये का हो, तो कौन सा एसिड होता है? तो भैया उसमें होता है मैथनोइक एसिड, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। HCOOH फॉर्मूला उसका होता है। तो किस में कौन सा एसिड, मतलब क्या पाया जाता है आपका, वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताइए मुझे, इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट। इनका आपका नाम भी पूछ लेता है कई बार कि भैया इनका क्या नाम बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका हो जाएगा नाम। क्या होता है इसको? वैज्ञानिक इसको बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या होता है? इसका सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? इसका सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बन गया आपका? CAB, 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 यानी ऑप्शन ए एकदम से सही हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ फटाफट से। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला सोचिए क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट होता है आपका CaSO4। अच्छा, अगर हम आपसे पूछ लें इसी को, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये क्या हो जाता है? आधा H2O होते हुए होता है पेरिस ऑफ प्लास्टर। क्या हो जाता है? पेरिस ऑफ प्लास्टर, पेरिस ऑफ प्लास्टर हो जाता है, पेरिस ऑफ प्लास्टर। इसको आधे से याद रखना। आपकी टांग टूट गई, आपकी सॉरी आपकी नहीं, मेरी मान लो, है ना? तो आधी हो गई, क्या हो गई? टूट के आधी हो गई। तो उस पर क्या लगेगा? POP लगा देंगे। POP मूर्ति बनाता है, छत भी बनाता है, और प्लास्टर भी बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वहीं पे इसको कंफ्यूज नहीं होना, आधी आधी से याद रखना। अगर CaSO4 इंटू 2H2O तो उसको बोलते हैं जिप्सम होता है। वो क्या होता है? वो होता है आपका जिप्सम होता है, जिप्सम। यहीं पर इसको बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है? ये होता है आपका बुझा चूना। क्या होता है? बुझा चूना होता है, बुझा चूना। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ, व्यंजक चूर्ण का। व्यंजक चूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है? ब्लीचिंग का बोले जी। ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइट होता है। बहुत बार पूछा जाता है। इसको ऐसे भी लिख देता है CaCl2O, ऐसे भी कर देता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइट। ये नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई इशू तो नहीं?
अरे कुछ बोला भी करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। हम लास्ट में चल रहे हैं आपका जीएस की सीरीज में, जो साथी उसको रिवीजन कर रहे होंगे, जब आप मॉक्स लगाते होंगे, जब आप शुरुआत में बेसिक्स पर होंगे, क्या इस सेट को लेकर के वो एनर्जी आई, स्कोर बूस्ट हुआ जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, तो कॉन्फिडेंस आने लगा, क्वेश्चन को टेकल करने लगे या नहीं? अभी भी उसी एकदम से डैड स्टेज में हो या उसी डैड स्टेज में हो? ठीक है, तो थम्स अप करके बताओ हाँ जी अंतर मिला, तो हम समझेंगे क्लास की एनर्जी को देकर। और सही मायने में थम्स अप करना, जिसको फ़ायदा मिला हो वही, वैसे नहीं कि कुछ भी है ना, कि भैया ने बोला तो प्रेशर में कर रहे, नहीं ऐसा नहीं करना। बोले जी, ट्रिपल वैक्सीन टीका होता है नवजात शिशु को किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता देता है? तो किसके खिलाफ? आपका उसको बोलते हैं डीपीटी का टीका। किसका? डीपीटी का टीका, डीपीटी। तो डीपीटी क्या है? डी4 डिप्थीरिया हो गया, पी4 हो गया आपका पर्ट्यूसिस हो गया, क्या हो गया? पर्ट्यूसिस हो गया। और टी4 होता है आपका टेटनस होता है, पर्ट्यूटिस। देखिए कहाँ पर है, तो पर्ट्यूटिस बोलते हैं आपका काली खांसी। तो क्या हो जाएगा आपका? काली खांसी, ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा। ये क्या होता है? पर्टूसिस होता है, डीपीटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डीपीटी लिख देते हैं हम, ये लीजिए। डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया होता है। पी4 होता है आपका पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस होता है, पर्ट्यूसिस। और टी4 क्या हो जाएगा इसमें? टी4 हो जाता है आपका टेटेनस। क्या हो जाता है? टेटेनस हो जाता है। इन तीनों का लगता है, तीनों का, ठीक है, तीनों का। और ये किससे होने वाले रोग हैं? जीवाणु से होते हैं कि विषाणु से? तो आप बोलेंगे ये सब होते हैं बैक्टीरिया से। किससे होते हैं? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। किससे हैं? जीवाणु से। हमने विषाणु आपको बता दिया, कवक हमने आपको बता दिया, जीवाणु, जीवाणु वाले रोग हैं। कौन से हैं? जीवाणु वाले। तो जीवाणु वाले रोग में क्या बोलते हैं? इसका एक ट्रिक बनता है, देखिए क्या ट्रिक बनता है। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, जीएसटी पंडित का जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, ऐसे याद रखते हैं, न्यू टीका है। तो कैसे बनेगा? जीएसटी क्या बनता है? जी4 बनता है गोनेरिया, जी4 बनता है गोनेरिया, ये महिला रोग है, यौन रोग है आपका। एस4 सिफिलिस, ये भी आपका महिला यौन रोग होता है, सिफिलिस होता है। टी4 क्या होता है आपका? टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है। पंडित से देखिए क्या बनता है, पंडित से अभी हमने बताया आपका एक तो हो गया इधर, आपका उसको छोड़ दीजिए अब। पैसे बन जाएगा आपका प्लेग बीमारी हो गई, क्या हो गई? प्लेग बीमारी होगी। डे से बन जाएगा आपका डिप्थीरिया, क्या बन जाएगा? डिप्थीरिया बन जाएगा। तैसे बन जाएगा आपका तपेदिक, क्या बन जाएगा? तैसे बन जाएगा, तपेदिक बन जाएगा। का से क्या बनेगा? काली खांसी, इसको पर्ट्यूसिस बोलते हैं। क्या बन जाएगा? काली खांसी, हुफिंग कफ जिसको बोलते हैं। न्यू से क्या बन जाएगा? न्यूमोनिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, पी न्यूमोनिया, पी से स्पेलिंग होती है वैसे तो इसकी, न्यूमोनिया होता है। टी से क्या बनता है आपका? टैटनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टी से टैटनस हो गया, टी से टैटनस हो गया। और का से क्या हो गया आपका? लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ रोग जिसको हम कहते हैं, कुष्ठ रोग हो गया। और है से क्या हो जाएगा आपका? हैजा, जिसको कॉलेरा बोलते हैं, कॉलेरा। कितने दोस्त बता सकते हैं जो कॉलेरा होता है, हैजा होता है, वो किस जीवाणु की वजह से होता है? तो उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरा। क्या होता है? उसी की वजह से रोग का नाम कॉलेरा रखा गया है, विब्रियो कॉलेरा। कौन सा होता है बोलिए? विब्रियो कॉलेरा होता है, विब्रियो कॉलेरा। आगे आएंगे। सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नेम क्या है? बॉटनिकल नेम पूछा जाता है गेहूं का, तो ट्रिटिकम एस्टिकम है। क्या है आपका? ट्रिटिकम एस्टिकम। ये भी हम आपको होमवर्क देंगे, होमवर्क देंगे कि आपको कुछ नाम आज पता करने हैं। तो बरगद का, बरगद का वानस्पतिक नेम क्या होता है आपका? नीम का पता करना, नीम का पूछा जाता है। तुलसी का पता करना, ठीक है, जिसको ऑसिमो में आपका बेसिलिकम कहा जाता है। आंवला का पता करना, आंवला का क्या होता है? आम का मैंगीफोरो इंडिका होता है। तंबाकू का निकोटोनिया होता है, उन्हीं से लिए गए इन सब के नाम। तंबाकू का निकोटोनिया टोबेकम बोलते हैं। नारियल का, नारियल का पता करना, ठीक है, कोकोज न्यूसिफेरा होता है। कोकोनट का पता करेंगे, ठीक है, रिसर्च करनी है हमेशा। देखो किसी भी चीज़ को ये कहा गया है कि एक बार तो उसको जनरली पढ़िए, दोबारा में देखिए। जब उसका किसी भी चीज़ का अध्ययन के 3 सबसे अच्छे तरीके होते हैं। ये एक तो सरसरी निगाह से पढ़ा आपने चीज़ों को, दोबारा में आपने क्या किया उसको, दोबारा में जब आपने उसको पढ़ा तो इस बार आपने क्या किया, उसमें रिसर्च देखी, अच्छा इसमें ये चीज़ मैं अपनी तरफ से भी डाल लूँ, थोड़ी सी रिसर्च कर लेता हूँ, थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेता हूँ। क्योंकि आज आप जीपीटी की जैसे युग में है, आज एआई वर्ल्ड आ चुका है। और आप दुनिया से पिछड़े मत रहिएगा दोस्त, आपको दुनिया के साथ में अपडेट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ठीक है अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं तो एआई का इस्तेमाल बाद में करेंगे, अपनी तैयारी में उसका इस्तेमाल थोड़ा कीजिए, ठीक है। चीज़ों के बारे में आप कोई भी चलाते, चाहे जीपीटी चलाते हो, डीप सीक चलाते हो, या बहुत सारे लोग हैं जो जेमिनाई को यूज़ करते हो, जेमिनाई सबसे अपडेट है इसमें। तो आप डाल सकते हैं उसमें बहुत सारे चीज़ों के ऊपर अपने बयान कि भाई इसके बारे में मुझे एक संपूर्ण पृष्ठ बनाकर अपना अपना वक्तव्य दे सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो। आप कह सकते हैं इसका नकारात्मक पक्ष बताइए, इसका सकारात्मक पक्ष बताइए, आप चर्चा कर सकते हैं।
अब आपको उस तरह की मतलब बहुत कम आवश्यकताएं रहेंगी कि आपको विचार विमर्श करने के लिए कोई एक व्यक्ति से जाकर के आप संवाद करें, नहीं, आप घर बैठे चर्चाएं कर सकते हैं, घर बैठे। ठीक है, तो ये रिसर्च आप किया करो। तो ये अध्ययन का दूसरा तरीका है कि आप उसमें अपनी रिसर्च डाल रहे हैं। तीसरी चीज क्या है, वो फाइनल आउट वे है। फाइनल आउट वे का मतलब क्या हो गया आपका, कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं अब आप उसको एग्जामाइन कर रहे हैं कि क्या हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसको पढ़ रहे हैं वो उस चीज़ पर सटीक भी हैं, या उसके लिए हमें किन चीज़ों को फिल्टर करना होगा। ठीक है, बताएंगे जी। भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन सा बना है? भैया कभी कभी गलत बता देता है। अरे नहीं, गलत और सही, अब आप तुम फैक्ट ढूंढोगे तो फैक्ट थोड़ी ना ढूंढना है। मैं कह रहा हूँ आप उसको एक इनपुट देंगे, वो प्रॉम्प्ट पर काम करता है कि आप प्रॉम्प्ट कैसा दे रहे हैं, उसको इनपुट कैसा दे रहे हैं। आपको तो मैं कह रहा हूँ पक्ष जानने हैं, किसी भी चीज़ के पहलू जानने हो, फैक्ट थोड़ी ना ढूंढोगे तुम उस पर। फैक्ट तो गूगल ही ठीक है, वो गूगल भी तमाम तरह का डेटा दे देता है, तो वो गूगल से तो उठाएगा डेटा, सब चीज़ से उठा के, तो फैक्ट को तो वो भी गलत बताएगा, कल भी गलत बताएगा वो आपसे, 10 साल बाद भी उसमें आपके लिए बहुत सारे पेज उठा करके सर्च आउट करके देखेगा कि भाई वेब सर्च से ही तो वो भी डेटा देता है। वो कौन सा अपना डेटा खुद थोड़ी बनाता है, वर्ल्ड वाइड वेब WW का जो जाल है वहीं से वो डेटा उठाएगा। आगे, भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन सा बना है? जलवायु बजट पर बना है भैया आपका, कौन सा शहर बना है? दिल्ली बना है, मुंबई बना है, बंगलुरु बना है, या फिर अहमदाबाद बना है? बहुत सारे लोगों ने बताया है कि भैया अहमदाबाद बना है। अहमदाबाद, क्या बोलोगे? अहमदाबाद बना है। आप मुझे बताओ, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कौन सा बना है? भारत का पहला पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, क्या बोलोगे? सफेद बाघ जो व्हाइट टाइगर होता है, उसके लिए जो साथी आपका प्रजनन केंद्र बना है वो कहाँ पर बना है? प्रजनन केंद्र कहाँ पर बना है? तो क्या बोलेंगे, वो बना है रीवा। रीवा बोले तो मध्य प्रदेश में बना है। पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ पर बना है? पहला जो फर्स्ट चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल बना है, पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ पर बना है? पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ पर बना है, बताइए। पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ पर बना है? तो वो बना है पटना में। कहाँ पर बना है? पटना, बिहार में बना है, बिहार में बना है। पहला हाइड्रोजन ट्रेन मार्ग कहाँ पर बना है, बताइए। पहला हाइड्रोजन हाइड्रोजन ट्रेन मार्ग, पहला हाइड्रोजन ट्रेन मार्ग कहाँ पर बना है? ट्रेन मार्ग कहाँ पर बना है? तो वो बना है आपका जींद से सोनीपत। कहाँ से? जींद से सोनीपत। और किस राज्य में? तो आप कहेंगे भैया हरियाणा में बना है। कहाँ पर? जींद, जींद, नींद मत लिख लेना, जींद, जींद से सोनीपत, हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में ये मार्ग बना है। नेक्स्ट, आईपीएल 2025 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी MVP, जिसको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बोलते हैं, वो किसको नामित किया गया है? कौन नामित हुआ है? तो वो नामित हुआ है आपके सूर्य कुमार यादव। क्या बोलोगे? सूर्य कुमार यादव। आईपीएल 2025 की बात करें तो ये कौन सा सेशन था? सत्र कौन सा था? कौन सा सेशन था? तो ये सेशन था 18वां। कितनी टीम इसमें खेली थी बताओ फटाफट से। इसमें टीम थी टोटल 10। ठीक है, कितने मैच हुए थे इसमें? टोटल मैच कितने हुए थे? मैच इसमें हुए थे 74। विजेता कौन रहा इसमें बताओ, किसने जीता? 18 साल में पहली बार मौका मिला आपका रॉयल चैलेंजर बंगलुरु को, RCB को। और कौन रनर अप रहा इसमें? विनर तो रहा RCB, लेकिन रनर अप कौन रहा आपका? पंजाब किंग्स 11, प्रतिजंटा की टीम। क्या बोलोगे? प्रतिजंटा की टीम। ठीक है, निकोलस पूरन इस बार सबसे ज्यादा छक्के, क्या बोलोगे? 6 सबसे ज्यादा लगाए, छक्के सबसे ज्यादा लगाए। कितने छक्के लगाए निकोलस पूरन ने बताओ? निकोलस पूरन के जो छक्के थे वो थे 40। क्या बोलोगे? 40 थे आपका। सूर्य कुमार यादव MVP चुने गए, और ये साथी किस टीम के थे? आपका मुंबई इंडियंस के। मुंबई इंडियंस के, क्योंकि इनको पॉइंट मिले थे 320, 320 कुछ पॉइंट मिले थे लगभग, है ना, शायद 0.5 ऐसे लिख लीजिए। ओके, कुणाल पांड्या, ये तो आपका मैन ऑफ द मैच बाद में, इनसे नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन मुझे बताइए आप सबसे ज्यादा, कि ऑरेंज कैप कौन रहा था? ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा जिसने विकेट लिए हों वो थे आपके, सॉरी ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा जिन्होंने रन बनाए कौन थे? आपके साई सुदर्शन। साई सुदर्शन, साई सुदर्शन, साई सुदर्शन। कितने रन बनाए साई सुदर्शन ने? तो साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए 759 रन बनाए। कितने? 759 रन बनाए, और सर्वाधिक चौके भी लगाए। क्या बोलेंगे? सर्वाधिक छक्के जैसे निकोलस पूरन ने लगाए, तो इनको सर्वाधिक चौके लगाए, जो कितने थे? 88 थे। अच्छा मुझे बताओ फटाफट से, पर्पल कैप किसको मिली? सबसे ज्यादा विकेट वाले को मिलता है पर्पल कैप। पर्पल कैप, पर्पल कैप किसको मिली है? वो प्रसिद्ध कृष्णा को मिली है। किसको मिली है? वो प्रसिद्ध कृष्णा को मिली है। किस टीम के लिए? तो ये भी गुजरात टाइटंस के लिए। कितने विकेट लिए? 25 विकेट लिए। कितने? 25 विकेट लिए, 25 विकेट लिए। आप मुझे बताओ, इस बार जो IPL 2025 हुआ, इसका पहला मैच किस किस टीम के बीच में खेला गया था?
जो फर्स्ट मैच हुआ था और फाइनल, ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट मैच की बात करें तो वो आपका आरसीबी वर्सेस कलकत्ता नाइट राइडर हुआ था, कलकत्ता नाइट राइडर। और मैदान कौन सा था आपका? ईडन गार्डन। तो बताओ ईडन गार्डन मैदान कहाँ पर स्थित है? ये है आपका ईडन गार्डन कोलकाता में। कहाँ पर है? ईडन गार्डन आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक है। और आपसे पूछे हम, जो फाइनल मैच हुआ था, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहा था बताओ? फाइनल मैच में साथी आपका ये हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको हम मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं, कहाँ पर है? अहमदाबाद में। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कहाँ पर? गुजरात में। और फाइनल किस किस के बीच हुआ ये आप जानते हैं। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, टीम फेयर प्ले का अवार्ड किसको मिला है? किस टीम को दिया गया? भैया फाइनल में मैन ऑफ द मैच कुणाल पांड्या। बोल्ट भाई ने ठीक आंसर दिया है, नट भाई का आंसर नहीं आया अभी। तुम बताओ फटाफट से। जो आपका फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो सीएसके को, चेन्नई सुपर किंग। बहुत बढ़िया। जो आपका फेयर प्ले, क्या बोलोगे? फेयर प्ले अवार्ड दिया गया, वो दिया गया है आपका किसको? चेन्नई को, सीएसके को। ये आपका होमवर्क है साथी आज का। आईपीएल 18 का उभरता हुआ खिलाड़ी किसे चुना गया? कल आपका सेकंड लास्ट आपका साथी प्रैक्टिस सेट होगा, सेकंड लास्ट, और देन लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। बहुत है मेहनत हमने इसमें की है साथी, आपकी चीज़ों को एडिशनल करने के लिए, क्योंकि हम सब थ्योरी पढ़ते ही हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी चैनल से हम पढ़ते हैं, किसी ना किसी बुक से हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं, मतलब कोई भी सोर्स हमारा हो सकता है। लेकिन हमारा इस प्रैक्टिस सेशन को चलाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि हम आपकी चीज़ों को और बूस्ट कर दें, आपकी चीज़ों का किसी तरह से हम रिविज़न करा दें बहुत बेहतर, और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप बाकी जगह से नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो आप प्राप्त कर पाएँ, जो कि आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माहौल में बहुत ज़रूरी हैं। तो इसका एक अच्छा सा मिश्रण आप बनाएंगे। और मैंने आपसे कहा कि जैसे ही आप नायक को कर लेंगे, नायक 2.0 को, जिन साथियों के पास समय बचे और वो ज़्यादा प्रैक्टिस और चाहते हों, तो इसके बाद में आप विजेता सीरीज हमने इसी चैनल पर कराई हुई है पहले, सीजीएल प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो आप पहले से तैयार हो जाओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैं सिर्फ इंतज़ार इसी बात में रहूँगा कि एक दिन आपका मैसेज मेरे पास में आएगा, सिलेक्शन का मैसेज। इसको लिख लीजिए अपनी लाइब्रेरी पे सामने कि भैया मैसेज ज़रूर करेंगे, आप तक उस मैसेज को हम पहुँचाएँगे। और वही आप ऐसे समझिए कि अपने लिए रिवॉर्ड है, वही कीमत है। और बाकी इस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना, जो साथी आपका लिंक में पिन रहता है, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन, कोई एसएससी का नोटिफिकेशन आएगा, किसी और एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, या बहुत जल्दी हम इस पर एक आपका क्विज भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, लगभग 1 महीने के बाद में, ताकि टॉपिक हम आपको पहले दे दिया करेंगे और फिर उसका एक 20-30 क्वेश्चन का एक क्विज कराया करेंगे आपको, ठीक है। तो वीक में 2-3 बार हम ये किया करेंगे, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन करिए, बाकी सारी अपडेट्स इसी पर आपको मिलती हैं। थैंक यू, नमस्ते, अपना ख्याल रखिए। और होमवर्क का आंसर ना लिखें, और अपने सुझाव, और कभी भी कोई ऐसी बात लगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो अपनी भावनाएं ज़रूर भेजा करें। नमस्ते, थैंक यू, टेक केयर।